तो मार्केट के पास बहुत सारी इवेंट ऐसे हुए हैं जो कि अब इस हफ्ते काफ़ी काम आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम धीरे धीरे करके बजट की तरफ पहुंचते जा रहे हैं और ये जो हफ्ता हम अब शुरू कर रहे हैं ना, वे नियर टू बजट ले जाएगा हमको। और अगले मंगलवार, यानी ये वाला नहीं, अगले वाला मंगलवार जब आएगा तो उसके बाद आप उस बजट को भी देखेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। मेरे दोनों सहयोगी सृष्टि शर्मा और अभिषेक सत्यवर्तम मेरे साथ रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए। मेहमानों को जोड़ लेंगे और साथ ही साथ एक एक करके सारे पॉइंट्स रखेंगे। ग्लोबल मार्केट से तस्वीरें खैर डॉ और नेस्डेक की वो तो है ही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरों की सनसनीखेज जो तस्वीरें आई हैं वो लगातार 2 दिन तक पूरे विश्व में छाई रही। ज़्यादातर बड़े नेताओं ने भी कमेंट किया, कईयों ने डोनाल्ड ट्रंप से बात तक की है। वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। हालांकि अपने सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग थ्री के जरिए आपने समझ ही लिया होगा। कुल मिला के अमेरिका में एक सिक्योरिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स उठे और बाद में ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयान कर रही हैं। मार्केट्स पे क्या रिएक्शन आएगा? मार्केट्स पे कोई रिएक्शन आना भी नहीं था, आया भी नहीं है। कोई ऐसी घटना घटी नहीं उस हिसाब से जो मार्केट के हिसाब से होती है कि जिस हिसाब से मार्केट को बहुत तेज़ रिएक्शन करना पड़ जाए। ऐसा कोई इन्होंने आतंकी हमला भी डिक्लेयर नहीं किया, किसी देश के खिलाफ कोई मामला नहीं उठा। तो ये सब इंटरनल मैटर है और जिसके हिसाब से मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्शन दिया और मेरे को लगता भी था कि ऐसा कुछ होगा भी नहीं और एग्जैक्टली वही थीम पे मार्केट फिलहाल काम कर रहा है। खैर 4 विंडोज हम आपके लेके आते हैं, अहम ट्रिगर होंगे, वो सारे के सारे ट्रिगर्स आप जरा नोटिस कर लीजिएगा। फिर जल्दी करेंगे आप सारा काम, ग्लोबल मार्केट्स ये वगैरह सब कुछ, इंडियन मार्केट्स वगैरह, तो फिर आप सब कुछ देखेंगे। जल्दी से लेके आइए 4 विंडो। उन 4 विंडो के अंदर पहले तो डॉ ने शिखर पर पहुंच गया, गिफ्ट निफ्टी 24,600 के पार है। सोचिए जिस देश के अंदर घटना हुई है उस देश ने भी हाई बना दिया मार्केट के अंदर और हम सब कैलकुलेशन में डाले हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, बहुत शांति रखिए। दूसरा एसएल टेक के साथ साथ डी मार्ट के भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे बताए जा रहे हैं। इरिडा के भी अच्छे नतीजे बताए जा रहे हैं जो कि आने ही थे, लेकिन मार्केट का रिएक्शन दे चुका है पहले या फिर अभी देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मेहमान आपकी हेल्प करेंगे। HDFC लाइफ, HDFC AMC, 2 कंपनीज हैं HDFC ग्रुप की जो अपने नंबर्स लेके आएगी, जिस पर नजर रहेगी मार्केट की। और 4 महीने की ऊंचाई पर रिटेल की महंगाई दर पहुंच गई है, CPI 5% के पार है। फिलहाल कोई कंसर्न एज सच इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट को थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड है और फिलहाल अभी मानसून का सीजन चल रहा है। टिपिकली इस समय में एक शॉर्ट स्पैन इन्फ्लेशन का ऊपर आता है, उसके बाद सब कूल डाउन हो जाएगा। एज सच कोई मेजर कंसर्न तो नहीं दिख रहा। तो ये कुछ एक अहम ट्रिगर थे जो हमने आपके सामने रखे। सृष्टि कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, पहले ग्लोबल मार्केट्स का डिस्कशन होगा जल्दी से, फिर हम डोमेस्टिक मार्केट पे आ जाएंगे। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, तो ढेर सारे संकेत है जहां पे हमें रखनी है नजर और नतीजों के लिहाज से भी कई सारा एक्शन दिखेगा। पर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी संकेत जो है अच्छे ही आ रहे हैं। और अभिषेक, अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, लगभग 100 अंकों की तेजी फिलहाल हम दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि आज फिर से एक ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेगा निफ्टी 50 में। पर अभिषेक, ओवर द वीकेंड विंबलडन भी छाया रहा, पूरे ग्लोबल पूरा विश्व जो है जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसको लेकर देखता रहा। आप बताइए कि क्या आपने भी ये मैच एंजॉय किया? सृष्टि, मैच एंजॉय किया है, लेकिन देखिए चूंकि हम बिजनेस चैनल है, हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो एक आंकड़ा आपको बता दें कि विंबलडन की जो फाइनल की जो टिकट थी, आपको यकीन नहीं होगा अगर भारतीय रुपए में उसको कन्वर्ट करेंगी तो करीब 8.5 लाख रुपए तक की जो सबसे जो सस्ती वाली टिकट है वो बिकी है विंबलडन की, यानी कि जहां से आपको अच्छा व्यू नजर नहीं आएगा। इसे सोच लीजिए कि दीवानगी कितनी है विंबलडन को लेकर। लेकिन ये उभरते हुए सितारे हैं कार्लोस अल्कारेज और ये कमाल का मैच, क्योंकि एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने करीब 1.5 दशक तक अपना दबदबा बना के रखा दुनिया भर के टेनिस में। और अल्कारेज जो कि पिछले विंबलडन चैंपियन भी थे, उन्होंने अपने ताज को बरकरार रखा और फाइनल क्या कमाल का मुकाबला। हालांकि सीधे सेटों में उन्होंने जोकोविच को हराया, लेकिन निश्चित तौर पर विंबलडन हमेशा की तरह वहां पर तमाम दुनिया भर के दिग्गज पहुंचते हैं और एक बेहतरीन मैच हमने वहां से होते हुए देखा है। सृष्टि, अभिषेक, अब मार्केट्स के आंकड़ों की बात कर ले तो ग्लोबल मार्केट से किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं वो बताइए। और साथ ही जिस तरीके का तनाव हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो हमला हुआ था, उसके बाद क्या कुछ रिएक्शंस है फ्यूचर्स से? कोई खास रिएक्शन सृष्टि होना भी नहीं चाहिए था, कुछ खास रिएक्शन है भी नहीं। मतलब मार्केट के लिहाज से एक तरह से कह सकते हैं कि वो नॉन इवेंट था। ठीक है, अपने लिए कुछ मायने खोजे जा सकते हैं क्योंकि पीएम मोदी की करीबी है डोनाल्ड ट्रंप से और भारत के लिए वो अच्छे बताए जाते हैं, उनके फैसले भी वैसे रहे हैं। लेकिन सौभाग्य की बात रही कि मतलब ये जो हमला हुआ ये एक तरह से नाकाम ही रहा, कुछ छू के निकल गई एक तरह से गोली उनको, सुरक्षित हैं पूरी तरह से, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो हमलावर था उसकी पहचान भी कर ली गई, उससे पूछताछ की जा रही है। 21 साल का लड़का है, 20
20 या 21 साल का लड़का, आप सोच लीजिए कि किस तरह से अमेरिका में जो गन को लेकर जो लॉज हैं ना वो कितने ढीले हैं, वो सोच के बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन चलिए बाजारों पर लौट के आते हैं सृष्टि, और हमने देखा कि अमेरिकी बाजार वो भी अब अपने नतीजों के ट्रिगर पर ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज अगर हम गिफ्ट निफ्टी को, यूएस मार्केट को अगर हम एक साथ क्लब करके अगर देखेंगे तो आप मान के चलिए कि यहां पर भी एक पॉजिटिव न सिर्फ शुरुआत होगी बल्कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज बाजार खुलते हुए शायद आपको दिखाई देंगे। गिफ्ट निफ्टी 100 अंक ऊपर है। अमेरिकी बाजारों की बात करें, डाउ में बढ़िया तेजी हमने देखी है, नए शिखर डाउ ने बनाया है और 250 अंकों की मजबूती हमने देखी। 40,000 के ऊपर बंद हुआ है डाउ जोन्स। नेस्डेक की बात करें तो वहां पर आधे % से आसपास की बढ़त रही। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं। देखते हैं कि किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, किस तरह के डेटा फॉर्म होते हैं अमेरिका में, लेकिन नतीजे अच्छे आ रहे हैं। होम डिपो, कैटरपिलर, यहां पर हमने देखा कि 1.5 से 2% के आसपास की तेजी रही। और अगर हम 2024 में अब तक की बात करें तो डाउ में करीब 6% की, S&P 500 में 18% के आसपास की तेजी हो चुकी है। जेपी मॉर्गन के, सिटी ग्रुप के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आ जाएंगे और इस हफ्ते मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, जॉनसन एंड जॉनसन के नतीजे भी रहेंगे और यूनाइटेड एयरलाइंस और नेटफ्लिक्स के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो ओवरऑल हम देखें संकेत ठीक ठाक हैं अमेरिका से, और एशियाई बाजारों से बात करें तो वहां से भी संकेत, हमारे लिए जो संकेत होने चाहिए वो ठीक है। जापान के बाजार हालांकि आज बंद हैं, कोरिया, हांगकांग के बाजार में दबाव है, लेकिन हम क्यों ले रहे हैं अपने बाजारों से भी, हमारे अपने मोमेंटम से 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग और डाउ से, वहां से संकेत ठीक ठाक है। लेकिन चलिए सीधे सीधे बढ़ जाते हैं कि आज आपको निफ्टी में और निफ्टी बैंक में करना क्या चाहिए, और दूसरी चीज एफआईज के और डीआईआईज के जो आंकड़े हैं वो किस तरह के संकेत आपको दे रहे हैं। अगर हम 5 दिनों के, अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें कैश में, तो शुक्रवार को बढ़िया बाइंग हमने देखी करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की। लेकिन कैश सेगमेंट में वायदा के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, उसमें भी खासतौर से ऑप्शंस के आंकड़े किस तरह के हैं और लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की, ये सब चीजें डिम्पी समझेंगे और सिलसिलेवार ढंग से आपको आगे लेकर चलेंगे और आपकी कंप्लीट पक्की वाली रणनीति बनाएंगे। डिम्पी पहले बताइए एफआई से संकेत क्या है, लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए एफआई की होल्डिंग इस समय अगर आप वैसे देखेंगे तो 4,000 करोड़ रुपए का कैश आया है। तो ये जो कैश आया है, और आप एक और चीज़ मैं बताता हूँ कैश के साथ साथ में, जो फ्यूचर्स के नंबर आप देख रहे हैं, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस आपको दिखेगा अगर आप गौर से उसको पढ़ेंगे या समझेंगे तो। अगर मैं उसी नंबर्स की एक बार रिपीट करके दिखा दूं आपको तो आप कुछ ऐसा देखेंगे कि कैश के अंदर तो 4,000 करोड़ आया है, लेकिन डीएस का सेल आ गया। फिर फ्यूचर्स के अंदर कैश आया तो ऑप्शंस के अंदर से कैश चला गया 5,000 करोड़ का। फिर स्टॉक्स के फ्यूचर में से कैश आया, फिर स्टॉक्स के ऑप्शंस में से चला गया। कुल मिला के मार्केट के अंदर कहने की बात सिर्फ यही है कि ये रेंज का बाजार है। फिलहाल उस रेंज के हम अपर एंड पे हैं। ये अपर एंड क्या है? ये अपर एंड एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 450 से 550 के बीच में शुरू होता है। आपकी क्लोजिंग हुई है 500 पे। आज आप उस रेजिस्टेंस के अपर एंड को भी ब्रेक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ गैप। ये गैप 90 पॉइंट्स का भी मेरे को दिख रहा है। क्या स्टार्टिंग में उतना हो जाएगा? मेरे को थोड़ा डाउट है उस पर, लेकिन अगर मान लो हो भी जाता है, इसे मान लो 90 पॉइंट के गैप के साथ आप खुल भी जाते हैं, तब आप एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेंगे। जो एरिया होगा 550 से 650 वाला एरिया। अगर एक बार एक पार हो जाता है उसके बाद आपको क्लोजिंग मिल जाते हैं तो फिर आप मान लीजिएगा आप बजट से पहले भी 25,000 लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आप बहुत दूर नहीं रह जाएंगे। 300-400 पॉइंट निफ्टी के लिए होता क्या, अगर आईटी की रैली चलती रह गई तो फिर आपके 25,000 भी लग जाएगा। तो ये देखते ही देखते 23,000 से 25,000 की जर्नी है। आप सबको विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन निफ्टी अपने आप में 2,000 पॉइंट चल गया है। आप इसी से सोच के देखिए, कई बार नहीं होता ध्यान, कई बार नहीं पता चलता। इस बीच में आपको रिटेल के नंबर भी बताता हूँ। रिटेलर्स के पास जो पोजीशंस पड़ी हुई है वो है 36% अराउंड, और डीआईएस के पास जो पोजीशंस पड़ी हुई है करीब 33% के अराउंड है। इनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग में भी एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ये 78 से 79% हुए हैं। बेस इनका कन्फर्म्ड है, बेस के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं एफआईएस के नंबर पर और डीआईएस के नंबर पे, साथ ही रिटेल के नंबर पे मेरा एक्साइटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। एक रूटीन एक्सरसाइज है, ये एक रूटीन गैप है और एक रूटीन मूवमेंट है, और बाजार इस रूटीन मूवमेंट को फुलफिल कर देगा। लेकिन ध्यान रखा जाए, जब तक हम क्लोजिंग 24,000, 550, 600 के ऊपर नहीं करते तब तक मैं इस रेजिस्टेंस जोन को टूटता हुआ नहीं मानता। मेरा फिर से मानना होगा बाजार फिर से नीचे आ सकता है, तो आप थोड़ा सतर्क रहें बस। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि एफआईएस, डीआईएस और रिटेल की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हुए होते ना तो मैं आपको नोटिस करवा देता, सिर्फ कैश के अलावा छोड़ के, जहां पर 4,000 करोड़ रुपए का नंबर आया है।
ठीक है, एफआईएस की और डीआईएस की ये आंकड़ी हो गई। अब चले आते हैं ज़रा निफ्टी पर, और आपको निफ्टी की लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की रणनीति बनाएंगे। 24,500 के ऊपर की डिप्टी क्लोजिंग, जो गेंस थे उसको बाजार ने बना के रखा। थोड़ा बहुत ऊपर से हम जरूर नीचे आए, करीब करीब हमने देखे थे कि 24,600 के आसपास तक तो पहुंच गए थे। लेकिन मोमेंटम क्या कह रहा है निफ्टी का? क्या ये तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? जो लॉन्ग वाले हैं वो इस तेजी को राइड करें, और जो अभी बाहर है मार्केट से, जिनको बाजार को देख के लग रहा है कि शायद अब कूदें कब कूदें वाली उहापोह की स्थिति है, वो क्या करें? उनके लेवल्स कौन से होंगे? देखिए 15 जुलाई हो चुकी है और एक जुलाई से लेकर मैंने कैलेंडर ईयर कई बार आपको नोटिस कराया। कैलेंडर ईयर जुलाई का अगर आप देखेंगे तो इस 15 दिनों में एक बार भी निफ्टी 24,000 के नीचे नहीं गया। तो ये अपने आप में दो चीज़ें बताता है। पहला क्या चीज़ बताता है? पहला बताता है कि लिक्विडिटी एफआईएस ड्रिवन रैली है, जो गर्म पैसा है वो मार्केट के अंदर है, हॉट मनी, और टिपिकली मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा। आप खुद ही फील करते हो, 1.5 घंटे मार्केट नीचे रखो, अगले 2 घंटे के अंदर बाजार फिर से उसको कवर कर देता है। ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मार्केट को आना पड़ता है, लेकिन आ जाता है, वो इस पैसा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मेरे लिए हैरान करने वाली बात है, बहुत सारे टिपिकली जो मार्केट्स को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बड़ा हैरानी वाला सिचुएशन है कि बाज़ार के अंदर इतनी लिक्विडिटी है, बाजार के अंदर इतना सब कुछ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेबी चेयरपर्सन को एफ&ओ की एक बैठक करनी पड़ रही है, और इस बजट में अनाउंसमेंट आ सकती हैं, और ना केवल बजट में अनाउंसमेंट आ सकती हैं, बल्कि आप वित्त मंत्री को भी बोलता हुआ सुन सकते हैं एफ&ओ के ऊपर। आप मार्केट का नेचर देखिए ना, कभी वित्त मंत्री शायद ना बोले, लेकिन इस बार के एफ&ओ के ऊपर बोल सकती हैं वो। इस बार सेबी चेयरपर्सन एफ&ओ के ऊपर बोल सकती हैं, इतना बड़ा बाजार है। अभी मैं कल परसों मैंने निकुंज जी को डाटा दिया, उस डाटा को देख के कई बार तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ। 80% है टोटल वर्ल्ड का जितना ट्रेड हो रहा है, 80% हम ट्रेड करते हैं उसका एफ&ओ के अंदर। जस्ट इमेजिन, ये मेरे लिए भी नया आंकड़ा था जो मेरे को कल परसों ही पता लगा, और मैं भी चौंक के हैरान हो गया। खैर एनी हाउ, मैं इससे 1 मिनट के लिए फिर से बाहर आ जाता हूं और मैं आपको फिर से उसी लेवल्स पे आ जाता हूं लेके। देखिए 24,000 नहीं टूटा, 24,200 आप आए, 144 का पैनिक लो क्रिएट किया, वापस से आपने 300 पॉइंट का गेन किया। यही पॉइंट मैं आपको नोटिस करा रहा था कि 24,200 24,000 के आपके 2 पॉइंट्स है, ये बढ़िया 2 रास्ते हैं, आप इससे एंटर करो, आपका पैसा बन जाएगा, और बना है लोगों का। आप देखो ना 24,200 से 500 बाजार ने 2 दिन लिए बनाने में, फिर से आपके 300 पॉइंट का गेन हो गया। पर लॉट 25 का लॉट है इस समय निफ्टी का, आप उसकी कैलकुलेशंस डाल लो कि एक लॉट से कितना पैसा आपके पास आता है। ठीक, अब आ जाते हैं कि अब करना क्या चाहिए जिनके पास पोजीशंस हैं। देखिए जिनके पास पोजीशन है, आया हुआ पैसा खो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार खो देगा, आया हुआ पैसे को पकड़ के रखो, और पकड़ के रखने का मतलब होता है कि या तो मुनाफा वसूल करो या तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डाल दो, ताकि इससे नीचे ना जाए। वो कौन से लेवल होने चाहिए? वो पहला वेरी इमीडिएट, जिनको बिल्कुल पास का रखना है उनके लिए तो 24,400 है, वैसे पक्के वाला स्टॉप लॉस 24,200 है। और ये 24,200 पे थोड़ा हाथ बदला भी होगा, जिनको काटना है काटो, जिनको वापस आना है वो भी आएंगे अंदर। तो फिलहाल मैंने आपको 2 लेवल बता दी जिनके पास पोजीशन है। पहला 24,200 थोड़ा डीप वाला स्टॉप लॉस है, और बिल्कुल तत्काल वाला टिकट चाहिए आपको तो फिर 24,400 वाला मामला है। आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, नए पोजीशंस ना लें जिनकी पुरानी पोजीशंस हैं। अब अगर आप नया लेने का एक्सपेरिमेंट बोलोगे ना, तो आप अपनी पोजीशंस की एवरेज खराब कर रहे हो, तो इसलिए नए वाले कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। और अच्छा, नए वालों को भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भी, 24,200 पे आप आना, जैसे अभी आप आए होगे तो 300 पॉइंट लेके आए हो, अभी आप 24,500 में मत लेना है, तो रेजिस्टेंस एरियाज है सारे के सारे, पहले पार तो हो जाने दो, या तो 600 650 पार हो जाने दो, या तो वापस गैप आने दो नीचे का 24,200 का। तो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अगला क्वेश्चन शॉर्ट का होगा, उसका जवाब मैं अभी बता देता हूँ, ना है। और पिछले 15 दिन से नहीं, मैं 30 दिन जोड़ लो और 15 दिन नहीं जोड़ लो, 45 दिन हो गए मेरे को एक बार भी शॉर्ट ना बोलते हुए। मैंने एक बार भी शॉर्ट नहीं बोला इस 45 डेज़ के अंदर, और इस 45 डेज़ के अंदर आप मार्केट का मूड और माहौल खुद ही चेक कर लीजिए। डिप्टी, एक छोटा सवाल और भी है। देखिए ये तो तय हो गया बाजार की जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से आप गाइड भी कर रहे हैं लगातार दर्शकों को, 24,200 या फिर ये कह लें कि 24,000 एकदम सपोर्ट पक्का हो गया। क्या निफ्टी ओवरबॉट जोन में चला गया है, और क्या अब खुद का जो एग्रेशन है ट्रेडर का, उसको कंट्रोल करके चेक करके इमोशंस को बैलेंस करके रखना चाहिए? नहीं, ओवरबॉट नहीं हुआ है मार्केट। ओवरबॉट और फटीक में फ़र्क होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपको बहुत दूर तक जाना है, और आप बहुत दूर तक जाते जाते एकाएक आप थक गए हो,
थक गए तो इसका मतलब फटीक है, आप बैठोगे, थोड़ा हो सकता है पानी वानी पियो, टाइम वेस्ट करो अपना इधर उधर, लेकिन आप फिर से चलोगे। कुछ कुछ सिचुएशन अभी मार्केट की ये है, बाजार के अंदर ऐसा नहीं उसके पैर सूज गए हैं तो उसको वापस उतरना, उसने कह दिया कि भाई इस मंजिल तक, इस माउंटेन तक अब मैं नहीं चढ़ूंगा, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, वो वाली सिचुएशन अभी नहीं आई है। अभी बाजार सिर्फ ठहरा है, थका हुआ है, एक चाय के स्टॉल पे बैठ गया है, वो सिर्फ चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, बड़ा जैसे समझे आप, वो अभी चलने से रुक गया, ये जवाब नहीं है। और दूसरा पॉइंट, ये लेवल से पता लगता है आपको। मैं इसका एक गूढ़ रहस्य बता देता हूँ। गूढ़ रहस्य क्या मतलब, लेवल्स है। आप ना कभी भी पुट कॉल रेशो को चेक किया करो ऑप्शन चेन के अंदर, ऑप्शन चेन से आपको पता लग जाएगा कि बाजार कितना थका हुआ है। दूसरा पॉइंट, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस को चेक कर लो। और तीसरा पॉइंट होता है, एक टिपिकली हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिसका 50 दिन की एवरेज है। जब तक वो नहीं ब्रेक होती ना, कोई सीजन नहीं आता। अभी तो 20 दिन की एवरेज ब्रेक नहीं हो, 50 दिन तो बहुत दूर है। तो आपके ये क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन बैंक निफ्टी का, बिना पूछे मैं बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय में लेना नहीं चाहूँगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको पोजीशन ना थोड़ा देख के करना चाहिए। देखो, बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा वीक है। ये कैसे पता लग रहा है आपको वीक है? पहला पता लगता है कि आपके सपोर्ट को कैसे तोड़ता है वो। तो सपोर्ट इसने तोड़ा, 52,000 के लेवल को तोड़ा, उसी दिन 900 भी तोड़ा, उसी दिन 800 भी तोड़ा था, सेम डे ही। तो ये तो पहला सूचक होता है कि कोई भी इंडेक्स अगर आपका सब, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों एक साथ लेवल हाई बनाए थे जब हम नई सीरीज के अंदर आए थे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50 दिन, 5 दिन की एवरेज और 10 दिन की एवरेज बैंक निफ्टी तोड़ चुका और अभी भी उसके नीचे खड़ा हुआ है। तो ये बात तो पहले से पता लग गई, बैंक निफ्टी वीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें बार बार ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो आप देखेंगे पिछले 4 दिन हो गए मेरे को चेक करते हुए, 4 दिन के अंदर ओआई घटा है। लास्ट का ट्रेडिंग सेशन में भी देखो 4% का ओआई घटा है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब पावर होती है, मैंने आपकी पावर को धीरे धीरे कम कर रहा हूं। ये प्राइस के साथ कोरिलेट होती है तो फिर अलग अलग चीजें बनती है, जैसे कवरिंग बनेगी, कभी अनवाइंडिंग बनेगी। मैं क्योंकि प्राइस तो एक्शन हो ही नहीं रहा, तो प्राइस एक्शन नील बटा सुन है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप ओपन इंटरेस्ट कम रहे हो, उसकी पावर को कम कर रहे हो। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो रहा है और कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके दो मेजर कंटेंडर, फर्स्ट एचडीएफसी, दूसरा आईसीआईसीआई, एक्सेस या फिर कोटक, इन सब के अंदर फटीक आई हुई है, थोड़ी थकावट आई हुई है, चल के उल्टा वापस नीचे भी आए हुए हैं ये तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू ज़्यादा वीक है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी का शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट आप किस लिहाज से करोगे? क्या वीक हो रहा है इसलिए लोग, उसके पूरे सिग्नल नहीं आए हैं कि वीक हो रहा है। हाँ, वीक होने पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे वीक होना और कैसे इसको पकड़ना है। आपने इसको शॉर्ट करना 53,000 के आसपास, हमने करवाया है। हमने 52,800 पे मैंने बैंक निफ्टी शॉर्ट कराया। अगर आपको याद नहीं है, आप 3 दिन पहले का यूट्यूब वीडियो उठा के देखिए, उसके अंदर हमने क्लियरली लिखवाया। और एक बार हम आपको फिर से नोटिस कराते हैं, बजट के बाद बैंक निफ्टी के पास फिर से 5-7 दिन के ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी वीकनेस अपनी जरूर दिखाएगा। ये बजट से पहले या बजट के बाद दिखा सकता है। आप थोड़े अवेयर रहना, थोड़ा सावधान रहना और कुछ नहीं करना। लेवल्स में आपके सामने नोटिस कराता हूँ। 52,000 के नीचे आते बियर्स की ग्रिप धीरे धीरे पकड़नी शुरू हो जाएगी, फिर बियर्स मार्केट को नीचे लेके जाना चाहेंगे। 51,200, 800 जिस दिन टूट जाएगा उस दिन और स्पीड से नीचे आएगा मार्केट। और फिर रीजन कुछ भी बन सकता है, चाहे बजट से डालेंगे या किसी और चीज का रीजन डालेंगे। टिल 51,800 तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही डाटा बता रहे हैं, मेरे कहने से नहीं चलता मार्केट। दूसरा पॉइंट, बाजार अगर ऊपर आएगा तो 52,800 और 53,000 तक आ सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। बट फिलहाल आपको नई पोजीशंस लेनी नहीं है। नए पोजीशंस वालों को 52,000 के आसपास की वेट करनी है, या तो रुक जाओ, लो ही मत नई पोजीशंस अभी आप। बैंक निफ्टी में मत लो, फिर निफ्टी में एक्सपेरिमेंट कर लो अगर करना है तो। दूसरा पॉइंट, जिनके पास भी पड़ा हुआ है उनके लिए 52,000 का एक स्टॉप लॉस दे देता हूं। अगर ज्यादा पैसा कमाए हो तो 51,800 का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। इसके नीचे जाए तो आप भी पैसा छोड़ दीजिएगा, बैंक निफ्टी कमा के निकल जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। मोटा मोटी मोमेंटो मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन अगर अगला क्वेश्चन है तो बिल्कुल नहीं है, हमारी तरफ से शॉर्ट ना करें। ऑल्दो ये वीक है, ऑल्दो ये चलने में दिक्कत आएगी, बट ऐसे साइन ही नहीं आया कि मैं इसको बेच दूं, तो ये मैं इसके लिए मैं अभी पक्ष में नहीं हूं। अब मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संतोष मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेहमान भी धीरे धीरे करके जुड़ जाएंगे। शिवांगी शारदा भी होंगे आज हमारे साथ कार्यक्रम में और कुछ मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। संतोष सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो मेरे को गेस्ट कोऑर्डिनेशन की टीम से पता लगा कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो मैं पहले तो मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन सर, और मैं न केवल अपनी तरफ से बल्कि मैं अपनी पूरी ET Now स्वदेश की टीम की तरफ से मैं जो दिवंगत आत्मा है उनकी शांति की प्रार्थना करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां होंगे वो स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठीक सर, मेरी तरफ से कॉन्डोलेंस मैसेजेस हैं,
तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस झटके से बाहर निकल के आए हैं और आज हमारे साथ आप फिर से बैठे हैं बातचीत करने के लिए, मार्केट के लेवल से बातचीत करने के लिए। मैं आपकी हिम्मत की भी दाव देता हूं और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से सत्संतावना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर। अब आप मेरे को जरा इंडेक्स के बारे में बता दीजिए प्लीज़। यस डिम्पी, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। और मार्केट की बात करें तो मार्केट यस फिर से एक्सपांशन दिखा रहा है। कुछ कंसोलिडेशन हमने देखा था निफ्टी में, लेकिन हमको टीसीएस के अर्निंग्स के बाद फिर से एक एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है। रिस्की है मार्केट बिकॉज थोड़ा बहुत कई इंडिकेटर्स ओवरबॉट दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़े टाइम तक और ओवरबॉट हो सकता है। बजट से में भी कुछ ट्रिगर आए जहां से मार्केट में एक करेक्शन का कारण बने, बट फॉर टाइमिंग हमको इस स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो मोमेंटम है उसको प्ले करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे लग रहा है कि शायद 22,750 तक की एक रैली देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 22,400 का मेंटेन, सॉरी 24,400 का मेंटेन कीजिए। 24,750 का टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अच्छी बात ये है कि अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मे बी यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग का चांसेस बन सकता है। ऑन इमीडिएट बेसिस 53,000 एक हर्डल का काम कर रहा है, लेकिन आप एक रिस्क लेके 51,900 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक रैली देखने को मिल सकती है, और इमीडिएट बेसिस 53,300 का टारगेट रहेगा। तो व्यू बुलिश है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। जब तक मार्केट में कोई वीकनेस के साइंस नहीं दिखते, आप शॉर्ट से थोड़ा सा बचिए। क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट से थोड़ा सा बचना है। संतोष, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। इसी के साथ संतोष बताइए कि आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे है आपकी नज़र? यस, हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी रैली देखी थी। मुझे लगता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि वो रैली 2-3 दिन एक्सटेंड होती है। तो विप्रो एक काउंटर है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इसके नतीजे 19 तारीख को आएंगे। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, डेली चार्ट में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। 580 का टारगेट रहेगा, 550 का स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि मुझे लगता है लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर भी एक स्टॉक है मेरा मिड कैप से जो शायद चल सकता है। पेपर स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक बीच में रैली देखी थी हमने, स्टॉक्स करेक्ट हुए, अपने सपोर्ट से फिर से बाउंस बैक करते नजर आ रहे हैं। तो जेके पेपर है जो एक पुल बैक के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते नजर आ रहा है। यहाँ पर 590 का टारगेट रहेगा, 548 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉल संतोष की तरफ से अगर आप देखें तो क्लियरली ये राय आ रही है कि फिलहाल जो है वो शॉर्ट की पोजीशंस ना बनाएं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाएं। पर जैसा कि डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि 52,000 एक क्रूशल सपोर्ट लेवल है निफ्टी बैंक के लिए। अगर वो टूटता है तो थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। उसके बाद 51,800 के बाद और भी गिरावट हम आते हुए देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक कॉल्स की तरफ से आप विप्रो ध्यान में रख सकते हैं। पूरे आईटी स्पेस में काफ़ी अच्छा एक्शन है। आज एचसीएल टेक के भी नतीजों पे हम रिएक्शन देंगे, तो उसको अगर हम देखें तो विप्रो संतोष का एक प्रेफर्ड पिक पूरे आईटी स्पेस में से। और पेपर काउंटर्स पे भी नज़र रखिए। देखिए हम लगातार शरद भी हमारे लिए खबर ला रहे थे कि किस तरीके से पेपर कंपनीज प्राइस हाइक ले रही हैं, और बीते 15-20 दिन में ही उन्होंने 2 बार अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है। जेके पेपर जो कि अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, एक अच्छे अप ट्रेंड में है, अब अपने सपोर्ट लेवल्स के पास आया है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 590 का टारगेट यहाँ पे लगाना है, 548 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो ये थे संतोष के कॉल्स। कुछ देर में हमारे और भी एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, पर आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि कहाँ पे अर्निंग्स आई हैं, उससे जुड़े अपडेट्स क्या आए हैं। और शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये पूरी लिस्ट लेकर। गुड मॉर्निंग शरद। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सबसे पहले मैं एचसीएल टेक के बारे में बताऊंगा, जहां पे ओवरऑल लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। देखा जाए तो रेवेन्यू और मार्जिन जो है अनुमान से थोड़े से बेहतर आए हैं, और पैट में अच्छी बीट आई है क्योंकि एक वन ऑफ इम्पैक्ट भी था। मार्जिन देखे तो ऑलमोस्ट 17.1% पर थोड़ी सी गिरावट आई है। और ओवरऑल जो बाज़ार को जो देखना था वो था FY25 का गाइडेंस, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव आया क्योंकि अनचेंज रही है गाइडेंस में बता देता हूँ कि लगभग 3 से लेकर 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का एस्टिमेट है। और एबिट मार्जिन का रेंज उन्होंने 18 से लेकर 19% दिया, तो वो अनचेंज्ड रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, जहां पे रेवेन्यू 18% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट में भी जंप ऑलमोस्ट 17% का देखने मिला है। इसके अलावा आयरेडा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू ले लीजिए या पैट ले लीजिए, दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं 30% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिया है।
बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की भी बात कर लेते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जहाँ पे टॉप लाइन 15% भागा है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट आई है, लगभग 111 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल बेसिस पे। 5 पैसे कैपिटल की बात करें तो जून क्वार्टर में जो है लंपीनेस देखने मिली, स्पेशली सारे ब्रोकिंग हाउसेस के। और यहाँ पे मूवमेंट्स एफएनओ के ले लीजिए या इन्वेस्टमेंट के ले लीजिए, यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आई, तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्पेशली जो बॉटम लाइन नंबर्स है उसके बारे में बात करें तो। आखिर में ऑपरेशनल अपडेट के बारे में मैं बात करूंगा, जो सनटेक रियल्टी ने लाया है, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर है। यहाँ पे प्री सेल्स लगभग 30% ऊपर चढ़ा है और कलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 18% ग्रोथ आया है। तो लार्जली आज जितने भी अर्निंग्स मैंने ट्रैक किए हैं वो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स या अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, वीक सेट ऑफ नंबर्स दिखा नहीं है मुझे। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे Q1 अपडेट्स और अर्निंग्स आए हैं, और बाकी जो खबरों वाले शेयर्स हैं उसको लाने के लिए हमारे साथ जुड़ती हैं आशीषा। बिल्कुल शरद, जाहिर तौर पर सबसे पहले जोमेटो पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फ़ी बढ़ाई है, जो पहले 5 रुपये थी वो अब बढ़ाकर 6 रुपये कर दी है। तो 20% का इंक्रीज़ प्लेटफॉर्म फ़ीस में दिखाई दिया है। याद रखिए पिछले 1 साल में देखें तो प्लेटफॉर्म फ़ीस करीब 3 गुना हो चुकी है, तो बड़ा पॉजिटिव है, जिसके चलते जोमेटो के स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा स्टरलाइट टेक की बात करते हैं। यूरोपियन कमीशन ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, 11.4% की एंटी डंपिंग ड्यूटी रहेगी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर। तो नेगेटिव एक्शन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा रियल एस्टेट प्लेयर सिग्नेचर ग्लोबल की बात करते हैं। कंपनी की कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आई है नए लॉन्चेस को लेकर, जहां मैनेजमेंट ने कहा कि 13,000 करोड़ के नए लॉन्चेस कंपनी करेगी मार्च 2025 तक। तो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, जिसके चलते सिग्नेचर ग्लोबल पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा 5 फार्मा कंपनीज आज फोकस में रहेगी US FDA एक्शन के दम पर। सबसे पहले पिरामल फार्मा की बात करते हैं, जहां पर कंपनी को 0 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं कंपनी की अहमदाबाद फैसिलिटी के लिए। सिप्ला, यहां पर कंपनी को वॉलेंटरी एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिला है अपने महाराष्ट्र प्लांट के लिए, तो सिप्ला पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा सुवेन फार्मा, जहां पर कंपनी को 2 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं हैदराबाद प्लांट के लिए। और लुपिन, जहां पर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं US FDA से गुजरात प्लांट के लिए। और लास्ट में अलेम्बिक फार्मा, जहां पर कंपनी को ANDA अप्रूवल मिला है एक ब्लड प्रेशर ड्रग के लिए। तो 5 फार्मा कंपनीज US FDA एक्शन और अप्रूवल्स के चलते आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा हुडको की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 18 जुलाई को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, यहां पर कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है कुछ नए ऑर्डर विंस के चलते, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में भी आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा 3 कंपनीज जो ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेगी। सबसे पहले GE T&D, जहां पावर ग्रिड से कंपनी को 489 या 490 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। RVNL को 132 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं और EMS को भी करीब 140 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। तो 3 कंपनी जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेगी। लास्ट में औरोबिंदो फार्मा की बात करते हैं। कंपनी सबसे पहली बार बायबैक कंसिडर करेगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 18 जुलाई को, जहां बायबैक कंसिडर किया जाएगा। तो इसके चलते औरोबिंदो फार्मा पर भी अपनी नज़र रखें। प्रिया शेषा और शुक्रिया शरद आपका भी। तो 3 बेसिकली थीम है आज के लिए। एक तो नतीजों वाला है, वहाँ पर फोकस रहेगा। दूसरा फार्मा को लेकर जो US FDA की जो चीज़ें आई हैं उस पर हम फोकस करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर ऑर्डर्स की खबर है वो शेयर ज़रूर चलते हैं, उस पर आप खास नज़र रखिएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें आशीषा ने बहुत ही खूबसूरती से बारीकी से हाईलाइट करके आपके लिए चीज़ें बता दी हैं। एक और शेयर आप नज़र में ज़रूर रखिएगा। अभी आप देख रहे थे कि SBI की हम खबर, जो उन्होंने कर्ज की दरों में बढ़ोतरी की है, हालांकि बड़ी मामूली बढ़ोतरी है, 0.1% तक की बढ़ोतरी की है अपनी लेंडिंग के रेट्स में SBI ने। तो SBI भी फोकस में जरूर रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर IT शेयर जिन्होंने शुक्रवार को जबरदस्त सिक्सर लगाया है, 6 के 6 शेयर जो टॉप 6 गेनर्स थे निफ्टी में, वो सारे के सारे IT कंपनीज थे। देखना होगा HCL टेक में आज रिएक्शन कैसा आता है। 3% की तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है, क्या और गुंजाइश बाकी है? अपने एक्सपर्ट से जरूर समझेंगे इस शेयर को, लेकिन निश्चित तौर पर HCL टेक अनुमान से बेहतर नतीजे, ये फोकस में आपके रहेगा। 3.2% की तेजी हमने शुक्रवार के सत्र में देखी है नतीजों से पहले ही।
लेकिन दो एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत सावंत और रत्नेश गोयल। प्रशांत जी और रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। प्रशांत जी, शुरुआत आपसे आपके शेयर पर पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक्स पर आ जाएंगे। सर बताइए, क्या है आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज की? जी अभिषेक जी, डिम्पी जी, सृष्टि, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों का नमस्कार। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत अहम हफ्ता रहेगा। बजट के एक हफ्ते पहले हम ये वीक कहाँ क्लोज होता है ये क्रूशियल होगा। काफी वोलेटिलिटी रह सकती है, तो संभल के ट्रेड करना चाहिए, पोजीशंस कम रखने चाहिए। मेरा फर्स्ट पिक होगा नाल्को। मेटल्स में मुझे लग रहा है एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। सो नाल्को में मेरा स्टॉप लॉस होगा 185 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। टारगेट मेरा होगा 225 से लेके 230, 225, 230। नेक्स्ट पिक मेरा होगा पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 3840, 3840। यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो टारगेट होगा वो 4050, 4050 एंड हायर हो सकता है। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और मैं थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रखना चाहूंगा इस हफ्ते में और क्वांटिटी कम रखना चाहूंगा। ये दो शेयर। प्रशांत जी, एक काम कीजिए, आज से सर अब चूंकि बजट ठीक ठीक एक हफ्ता यहाँ से दूर रह गया है, और अगर हम ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 5 ट्रेडिंग सत्र है बजट वाले दिन को अगर हम छोड़ दें तो बजट के सुपर ट्रेड भी हम जानना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मान लीजिए हफ्ते भर का ट्रेड आप समझ के चलिए, बताइए बजट का सुपर ट्रेड आपके तरफ से कौन सा होगा? एक शेयर सर बताइए ऐसा वाला। तो अभिषेक जी, मेरा जो ध्यान है वो टोटली फर्टिलाइजर सेगमेंट में है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आरसीएफ जो मैं यहाँ पे 160-65 से रेकमेंड भी कर रहा हूँ। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने काफी जगह भी रेकमेंड अभी लास्ट वीक भी किया हुआ है। सो ये अभी करीबन 225-230 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए। कोई भी टिप मिले करीबन 215-220 के जोन में इसको ऐड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 190-195 के बीच स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से जो पोजिशनल अप्रोच मुझे लग रहा है थोड़ा समय लग सकता है, बट ओवरऑल यहाँ से 300 से लेके 320 ये टारगेट्स नजर आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो सकता है और ये मेरा पिक होगा। 300 से 320 थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है ये। 195-200 रुपए के बीच में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 300 तक ये शेयर जाएगा, 300 से 320 रुपए की रेंज में। ये हो गया बजट का आपका सुपर ट्रेड। बजट यानी 18 स्वदेश, और लगातार जैसे जैसे हम बजट के करीब जाएंगे आपको सिर्फ बजट से जुड़ी हुई चीजें ही आपको मिलेगी, और बजट के एक से बढ़ के एक ट्रेड हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे बाजार में। और उस बाजार में जहां पर मोमेंटम है, बहुत तेज शेयर भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा काम ट्रिकी हो जाता है। रत्नेश जी, आप बताइए सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। तो 2 बाय कॉल रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो मोमेंटम है अभी भी कंसोलिडेशन के साथ में स्टॉक भी कंटिन्यू रह सकता है। तो जो पहला रहेगा विप्रो में काफी लंबे टाइम के बाद में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन के बाद में वापस से कहीं ना कहीं तेजी ली जा सकती है इसमें। तो इसमें एक या तो पोजिशनल या इंटरडे दोनों तरफ से एक इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। तो विप्रो में जो टारगेट मुझे दिखाई देते हैं 585 रुपए का, जो स्टॉप लॉस बनता है 548 रुपए का। और दूसरा मुझे ऐसा रहेगा कि रिलायंस में हमको लास्ट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो इसका ब्रेकआउट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट इस हफ्ते हमको आते दिख सकता है रिलायंस में। तो रिलायंस में 3150 का स्टॉप लॉस लगा के 3280 के टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, रिलायंस और ये विप्रो 2 शेयर होंगे ये रत्नेश जी की रडार पर। रत्नेश जी एक काम कीजिए, आप ही सर एक तो काम कीजिए कि बजट का जो सुपर ट्रेड है, एक ट्रेड थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे हफ्ते भर के लिए जरा वो बता दीजिए। और दूसरा चीज लगे हाथ में आपने चूंकि विप्रो पर अपनी राय दी है, 4% ये भी शेयर चला था शुक्रवार के दिन। एचसीएल टेक पर भी व्यू दे दीजिए, नतीजे अच्छे आए हैं, शायद गैप अप ओपनिंग करे ये, लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद मन में शंका यह भी है कि क्या आप प्रॉफिट टेकिंग के शिकार तो नहीं हो जाएंगे? एचसीएल टेक पर आपकी रणनीति क्या होगी? आप देखिए पूरा आईटी सेक्टर काफी टाइम से मतलब सालों से 1-2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। तो अब जब तेजी चालू हुई, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी तेजी खत्म होगी। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के बाद वापस तेजी इसमें देखने को मिलेगी, गैप अप खुलता है और अगर सस्टेन कर जाता है गैप अप 15 मिनट के बाद में, तो वापस से मुझे ऐसा लगता है इसमें तेजी बरकरार रहेगी। तो अभी जो पहला जो इसको एक सप्लाई देखने को मिलेगा 1580-85 का, अगर उसके ऊपर निकलता है 1630 और फिर अपने ऑल टाइम हाई 1685 तक के लिए भी जाने के लिए सक्षम, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ताकत है। तो इसमें कहीं भी कहीं से घबराने की बात मुझे नहीं लगता आईटी सेक्टर में, पूरे ओवरऑल आईटी सेक्टर में सब घबराने की बात है, क्योंकि काफी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग
तो कहीं अगर गैप अप खुलने वाले में कहीं भी 1580 या 1560 के, माफ कीजिएगा, 1580 या 1570 के आसपास में मिलता है, तो वहाँ पे वापिस मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगा है, प्रॉपर एक स्टॉप लॉस 1530 रुपए का बनता है, वो स्टॉप लॉस बना के इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए रणनीति होगी, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं। अभी स्टॉक्स की बातचीत करेंगे, एक एक करके सारे शेयरों पर व्यू लेंगे जहां पर आपके लिए मौके बनेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स लेकर, क्योंकि ब्रोकरेज की रिपोर्ट के दम पर भी एक्शन देखने को मिलता है। जरा एक बार आपके लिए हाईलाइट करके बता देते हैं। गौरव, बताइए आज फोकस कहाँ पर रहेगा? जी हाँ, तो आज अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5400 रुपीज़ पर बरकरार रखा है। जैसे इसके रिजल्ट्स में हमने देखा कि रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ, हमें मोमेंटम जो है वो सस्टेन होते हुए देखने को मिला है। इसी के बाद अगर जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि कहीं पे ग्रॉस मार्जिन का मिक्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, और इसी के चलते हुए वैल्यूएशन प्रीमियम जो है वो आगे जाके भी कंपनी आगे जाके भी चार्ज कर सकती है। इसके अलावा बात करते हैं लगेज इंडस्ट्री की, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने कहीं पे इनिशिएट किया है, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ पे उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 560 रुपीज़ का। और सफारी इंडस्ट्रीज़ पे भी उन्होंने बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 2800 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लीवर्स जो है वो आगे जाके प्ले आउट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, और इसी के साथ साथ अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर राइट रहा तो काफ़ी आगे जाके भी ग्रोथ हमें इन कंपनीज़ में देखने को मिल सकती है, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनका इस पूरे इंडस्ट्री के ऊपर बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं सीमेंट्स की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो चेंज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबुजा की, जहाँ पे उन्होंने रेटिंग जो है वो भी बढ़ा के ओवरवेट रेटिंग किया है, और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 775 रुपीज़ का किया है। इसी के अलावा अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ग्रासिम का, इसमें भी हमें कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वहाँ पे एक इंक्रीज देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर कई कंपनीज़ की बात करें, जैसे डालमिया भारत हो गया, श्री सीमेंट हो गया, वहाँ पे एक डाउनग्रेड भी हमें देखने को मिला रेटिंग में, और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो भी उन्होंने कट किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे नियर टर्म में एक रेंज बाउंड मूवमेंट इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है, बट मीडियम टर्म आउटलुक अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ बुल के सिनेरियो की अगर बात करें तो कहीं पे अल्ट्राटेक और अंबुजा जो है वो उनके एक प्रेफर्ड पिक रहेंगे इस पूरे के पूरे पैक में से। अगली बात करते हैं एचसीएल टेक की, जैसे हमें पता है कि रिजल्ट्स आ चुके थे, और इसी के चलते हुए अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो कहीं पे एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है टारगेट प्राइस में। तो सबसे पहले बात करते हैं नोमुरा की, जिन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1720 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर कीमत की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे, और इसी के साथ साथ FY25 के जो टारगेट है वो कंपनी अचीव कर सकती है आगे जाके, ऐसे कॉन्फिडेंस उन्हें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें सिटी की, तो उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1545 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि कंपनी के गाइडेंस जो थे वो इस क्वार्टर में अनचेंज रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं इन्वेस्टेक की, तो उन्होंने यहाँ पे सेल रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट फिर भी टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1312 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना ये कि कहीं पे अगर इनलाइन नंबर्स तो हमें देखने को मिले, बट इबिटा मार्जिन जो है वो आगे जाके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी के चलते हुए उनका एक सेल रेटिंग अभी भी एक बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है एचसीएल टेक पे। तो आगे जाके इन सब कंपनीज पे नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज में देखने को मिल रहा है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आईटी पे तो खैर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आनी थी, और एचसीएल टेक पे स्पेसिफिक आई हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हम बकायदा आपके लिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। गौरांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ के, गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आईटी पे ऑलरेडी काफ़ी चर्चा हुई है, रिपोर्ट्स भी हमने देख लिया है, और ये बात स्वाभाविक है कि आईटी थोड़ा चल भी सकता है। बैक टू बैक सेकंड कंपनी है जो नंबर अपने अच्छे लेके आई है टीसीएस के बाद। सर मेरे को आपसे बात करनी है सीमेंट पे। सीमेंट पे भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है, प्रोड्यूसर्स आप सारी की सारी रिपोर्ट्स का जो पूरा एक टेबल बना हुआ है वो फायर कर देना। गौरांग सर सीमेंट को होल्ड करके रखना चाहिए, ये भी अच्छा प्ले है। इसके अंदर आपको पता है लास्ट क्वार्टर में एक्विजिशंस के लेकर बहुत बज़ हुए मार्केट के अंदर, और आगे भी हो सकते हैं। धन्यवाद डिब्बी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। निर्माण कार्य केंद्रीय सरकार भी करेगी, राज्य सरकार भी करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और उसके साथ साथ क्षमता विस्तार योजना, ये सभी समीकरण अगर सामने रखता हूँ डिब्बी, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है आपका, और अगर आपका निवेश है सक्षम और मजबूत दिग्गज और मझौली कंपनियों में, तो हमारा मानना है कि पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बिकवाली की सोच करके। दूसरी बात, जो लागत खर्च को लेकर के दबाव था शुद्ध मुनाफे में, वो अब दूर हो चुका है, और अनुमान
हम ये लगा रहे हैं कि पूर्ण भारतवर्ष में जो सीमेंट की बोरियों के दाम है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की भी संभावना हमें लग रही है। और जिस प्रकार से बारिश के मौसम में भी निरंतर सीमेंट की बोरियों का आवागमन होता है, वो हर साल बारिश के मौसम में ऊपर की तरफ का आंकड़ा हम देखते हैं। पहले लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि बारिश के मौसम में निर्माण कार्य ठप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने भी काफी कुछ योगदान दिया है इस क्षेत्र को। तो जल्दबाजी करके डिम्पी निकलने की राय बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप बने रहे और आपको थोड़ा सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट सीमेंट में ऐसे भी हैं जिनको एक्वायर किया जाएगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको एक्वायर होना है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, लेने वाले और बेचने वाले दोनों कंपनीज पे। बट सीमेंट में रहिए और कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में बना के पोजीशन ज़रूर रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आज खोल दी है रत्नेश जी ने। रत्नेश सर, आज खोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्लस कर लें, थोड़ा वेट करना चाहिए? आपकी ट्रेडिंग कॉल है आज? मेरे ख्याल से टीम लास्ट वीक हमने पूरा कंसोलिडेशन देखा, इस पर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट इसमें बनता है। तो अगर 3213 अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा गैप अप खुलता है और ये अगर 3213 के ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। पर अगर अगर बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुलता, 3200 के आसपास में खुलता है, तो फिर प्लस करा जा सकता है। ठीक है, एक दूसरा शेयर और है जोमेटो, जिसने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है। एक बार जरा उसके बारे में पता लिखते हैं। प्रशांत जी, एक बार जरा चेक करना, 200 प्लस का ही शेयर हो चुका है बाय द वे। पहले 100 रुपये से भी कम का शेयर था। अभी क्या करना है? अभी बने रहे ना जिनके पास पोजीशन है, और जिनके पास नहीं है क्या वो भी ले सकते हैं क्या? डिम्पी जी, शुक्रवार को ही मैंने ये रेकमेंड किया हुआ है, और मुझे लग रहा है सबसे अहम बात यहाँ जो देखनी होगी वो ये होगी कि ये जब 210 212 के जोन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो वॉल्यूम्स पिकअप हुआ है। तो वॉल्यूम और प्राइस दोनों सिंक में है। मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अगर कोई डिप मिले तो पोजीशन भी ऐड कीजिए, डीप स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हिट एंड गो नहीं होना चाहिए। 190 स्पॉट क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले 210 205 ऐड कीजिए। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये शेयर अभी 270 75 भी दिखा सकता है, वक्त लग सकता है, बट अप्रोच पोजिशनल रखना चाहिए। गौरांग सर, एक बार मैं वापस आपके पास आऊँगा और एक ऐसी थीम के साथ जिसको लोग थोड़ा अमूमन सिन गुड्स के तौर पर काउंट करते हैं, बट अच्छा पैसा यहाँ से भी बन सकता है। वो है लिकर वाली कंपनीज, UBL, USL, रेडिको, GM। आप इन सब के जिनके भी नंबर आए हैं उन सब के नंबर्स चेक कीजिए, जिनके नंबर्स नहीं आए हैं पुराना वाला भी चेक करेंगे ना तो आपको ग्रोथ दिखेगी। और फिर थोड़ा प्राइस एक्शन भी अच्छा हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेट करके चलने भी लगे हैं। एक बार आपका टेक चाहिए। से मान लो मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो में से 5 से 10% इनको जगह दे सकता हूँ। से मान लो एग्जांपल बताता हूँ, चलो 10 लाख है तो क्या 1 लाख का बाल मैं लिकर वाली कंपनीज के नाम पे डाल के छोड़ दूँ क्या सर? ये प्रश्न मेरे लिए है डिम्पी जी? बिल्कुल सर, आपके लिए सर, बिल्कुल आपके लिए सर। तो मेरे ख्याल से डिम्पी देखिए, पहले तो खपत और सेवन को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जो भी प्रोडक्ट ये कंपनियां बनाती है। और हमें लग रहा है कि सिवाय राज्य स्तर पर पाबंदी लगने से कुछ अनिश्चितता का वातावरण होता है कुछ कंपनियों पर, जहां पर वो मार्केट शेयर उनका उस पर ज्यादा केंद्रित होता है, पहली बात। दूसरी बात, करों को लेकर के जो कर लगती है, इसके ऊपर टैक्स लगता है हाई स्पिरिट बेवरेजेस के ऊपर, उस पर अगर ज्यादा छेड़खानी ना की जाए तो मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा। और तीसरे तरफ मेरा ये भी मानना है कि निरंतर आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर भी दाम में बढ़ोतरी होती है। एक कंपनी जो हमारी खरीदारी की सूची में है इस क्षेत्र में, वो है यूनाइटेड बेवरेजेस। ये बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। ठीक है, आप UBL यूनाइटेड ब्रूअरीज पे कह रहे हैं ना, UBL पे? ठीक है सर, UBL हमने भी नोटिस कर रखा है। एक्चुअली मेरी भी लिस्ट में सबसे फेवरेट काउंटर यही था UBL का। मेरे को लग रहा है कि अच्छा चल सकता है। पिछले 6 महीने में जो 12% चला है उसका आप 6 महीने के भी 3 हिस्से तोड़ के देखो आप, तो आपको पहले वाले हिस्से में कुछ नहीं दिखेगा, बीच वाले हिस्से में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लास्ट के जो 2 महीने हैं ना उसके अंदर एक्चुअली में गेन आया है। तो लास्ट के 2 मंथ के अंदर टोटल गेन 12 में से 11% का गेन तो लास्ट के 2-3 महीने में ही आया।
अब ये चलना शुरू है, बड़े ब्रेकआउट वाले शेयर हैं, ज़रूर पूछेगा अपने वित्तीय सलाहकारों से अगर आप इसके बारे में राय समझना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर जरा मैं और पता कर लेता हूँ, कुछ नंबर्स वाले पता करता हूँ। डी मार्ट एक बार जरा दिखाएं। डी मार्ट ठीक है, एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से कंपनी होगी। प्रोड्यूसर साहब जरा फायर कीजिएगा। और संतोष सर जरा आप चेक करना एवेन्यू सुपर मार्ट को। हाँ, यस डिम्पी, ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था हमको। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से चलने को तैयार है। मुझे लगता है बजट में भी कंजम्पशन पे फोकस रहेगा, तो ये स्टॉक एक ऐसा है जो उस थीम पे चल सकता है। यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे एक 4700 का एक बहुत अच्छा बेस है। ये स्टॉक मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको 5500 6000 के लेवल दिखा सकता है। से जोमेटो चला ना, ऐसे लोग कहते हैं कि आरवीएनएल भी चलेगा। आरवीएनएल ये मत देखो कितना चल चुका है, ये देखो कितना और चल सकता है। एक बार रत्नेश सर मैं इसी क्वेश्चन पे आपके पास आ रहा हूँ, ये मत देखो कितना चल चुका है, ये बताओ कितना और चलेगा आरवीएनएल। बिल्कुल डिम्पी जी, ये तो खैर अधिकतर सभी, इवन मैं तो कहता हूँ बाजार के लिए भी देखना चाहिए। ये मत देखो कितना चल चुका है, देखो कितना और चल सकता है, पूरी थीम इंडिया के लिए। आरबीएनएल में तो खैर काफी बड़ा स्कोप जो उसने एमओयू साइन करी है आरबीएनएल की, तो काफी बड़ी, मुझे ऐसा लगता है काफी बड़ा गेम चेंजर है वो एमओयू। तो इसमें बिल्कुल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने ले रखा है तो बिल्कुल इसको होल्ड रखें। मेरे हिसाब से 580 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। ये बहुत शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ मैं आपको, भी बहुत नियर टर्म का, तो 580 रुपए इसके मतलब जब तक ये नहीं तोड़ता मेरे हिसाब से इसमें चाल अभी बनी रह सकती है। जो चाल इसको लेके जा सकती है करीब करीब अभी यहाँ पे 700 से 750 रुपए का टारगेट आ सकता है, पर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा क्योंकि जो रनअप आया काफी बड़ा, बहुत फास्ट आया, तो इसलिए थोड़ा कंसोलिडेट करके बाद में वो टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। इन को लेकर ये व्यू। आज फार्मा को लेकर बहुत ढेर सारी खबरें हैं और ज़्यादातर तो यूएसएफडीए से रिलेटेड है, लेकिन अरविंदो फार्मा की बात करें तो ये कंपनी 18 जुलाई को बायबैक पर विचार करेगी। अच्छा, ये इनका पहला बायबैक होगा। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो निफ्टी फार्मा को भी इसने बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है शेयर ने, और हाल फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी डिसेंट सी चाल रही है। गौरांग सर आपसे जानना चाहेंगे, फार्मा स्पेस में क्या अरविंदो फार्मा पर दांव लगाएं? अब क्या निवेश के लिए भी ये बेहतरीन शेयर है आपकी नजर में? तो अभिषेक, कुछ मझौली दिग्गज कंपनियां फार्मा क्षेत्र में हमें काफी अच्छी लगती है, और ये बायबैक को लेकर के मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी बायबैक के लेकर के ये राय नहीं देता हूं कि आपको बायबैक में शेयर कंपनी को वापस देने चाहिए। ये सिर्फ ऑरबिंदो नहीं, किसी भी सक्षम और मजबूत कंपनी पर मैं ये राय देता हूँ। नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि ऑरबिंदो फार्मा, नैटको फार्मा, जाइडस लाइफ, जाइडस वेलनेस, ये कुछ मझौली फार्मा क्षेत्र की कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। और पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से कुछ कंपनियों पर अमेरिका यूएसएफडीए के तरफ से कुछ अनुमति मिलने के कारण भी सकारात्मक रुझान देखने मिला था। और अगर बाजार में थोड़ी अनिश्चितता का वातावरण होता है, तभी भी आईटी और फार्मा दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर थोड़ी बहुत सुरक्षित जगह महसूस करते हैं लोग। तो लंबी अवधि के लिए ऑरबिंदो फार्मा पर खरीदारी की राय। अवधि के लिए खरीदारी की राय है अरविंदो फार्मा को लेकर। प्रशांत जी, एक कंपनी जहां पर हमने लगातार बड़ी तेजी देखी है, आपकी नजर में भी निश्चित तौर पर होगा ही, वो है हडको का शेयर। साल की शुरुआत की थी 125 रुपए का भाव था, अब भाव है 325 रुपए के ऊपर, यानी कि प्लस 200 रुपीज इसने कर दिए अपने भाव में। और ये कंपनी अब पूंजी जुटाने पर विचार करने जा रही है 18 तारीख को। क्या करें हडको के शेयर में? आज अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, या फिर आपकी रणनीति इस पर क्या होगी? अभिषेक जी, पहली बात तो अगर इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो बिल्कुल इसको चेज नहीं करना चाहिए, बट एक और अप्रोच रखा जा सकता है कि आप इसमें शॉर्ट छोटे स्टॉप लॉसेस रख के छोटे टारगेट्स के लिए एंट्री एग्जिट ऐसे स्विंग ट्रेड कर सकते हो। पोर्टफोलियो में अगर आपके हैं तो आप स्ट्रेट इसको 280-85 में एक पोजिशनल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहो। थोड़ा डीप रखना चाहिए ताकि हिट एंड गो ना हो, बट ओवरऑल अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहे तो अभी आप 310 के स्टॉप लॉस से इसको खरीद सकते हो, और टारगेट की आप 1:2 रखिए करीबन 370-375 तक। इस तरह से आपको अप्रोच रखना होगा। इस लेवल पे बड़ी क्वांटिटी और बड़ा पोजिशनल अप्रोच नहीं रखा जा सकता फ्रेश बाइंग के हिसाब से। सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जिसको स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हैं। हडको को लेकर ये व्यू।
रत्नेश जी, आप जरा मणप्पुरम को लेकर व्यू दीजिए। हमने शुक्रवार को अच्छी तेजी देखी और डे हाई पर इसने क्लोजिंग दी है, 225 रुपए का भाव है। मोमेंटम ये कंटिन्यू करेगा अभी? जिसके पास लॉन्ग है क्या उसको होल्ड करके बने रहे शेयर में? कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा है, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं है अपने डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे। तो मुझे ऐसा लगता है जो मोमेंटम बना है बरकरार रह सकता है। तो जो कंटिन्यू लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनको अभी भी अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए लॉन्ग में बने रहना चाहिए। जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए वो 218 रुपए का स्टॉप लॉस से ट्रेल करे पोजीशन। मुझे ऐसा लगता है जो टारगेट इसके बन सकते हैं, जो नियर टर्म या मिड टर्म के जो टारगेट में देखा है मुझे दिख रहे हैं, वो कम से कम यहाँ पे 240 260 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो वो टारगेट के लिए होल्ड करें। फाइनेंस यहाँ पे आपको होल्ड करना है। आपको याद होगा कि काफ़ी निचले स्तरों से जो इसका ब्रेकआउट आया था तो हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था। एक अच्छे मोमेंटम में है ये स्टॉक। एक और काउंटर जो कि शायद अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है वो है दीप इंडस्ट्रीज़ पर। रत्नेश, आपसे इस पर राय लेना चाहेंगे। दीप इंडस्ट्रीज कैसे देख रहे हैं आप इसका चार्ट? इससे जुड़ी खबर भी है कि कंपनी को LOI मिला है ONGC से 82 करोड़ का ये लेटर ऑफ इंटेंट है। पॉजिटिव खबर मानी जा रही है, पर ये स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा उछाल देख चुके हैं पिछले 6 महीने में। पर चार्ट्स किस तरीके की तस्वीर सामने रख रहे हैं रत्नेश? चार्ट में बिल्कुल इसमें पॉजिटिव साइन है। कंसोलिडेशन चल रहा था, कंसोलिडेशन के बाद में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो अभी भी जिन्होंने नहीं लिया, मुझे नहीं लगता ऐसा ये बहुत ज्यादा देर हो गई है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं बैठ रहा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवर में बैठ रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से करना, 305 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन ली जा सकती है। जो ऊपर टारगेट बन सकते हैं इसमें वो 345 360 तक के बन सकते हैं। यहाँ पे पोजीशंस ली जा सकती हैं। दीप इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप फोकस रखिए, पर आज जोमेटो पर भी फोकस रहेगा क्योंकि फिर से एक बार इन्होंने अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, शायद इस पे हमने राय ले ली है, तो जोमेटो पे आप नज़र ज़रूर रखिएगा। 6 रुपए की अब इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस इस पे कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो EMS लिमिटेड, क्योंकि आज हम बात ही कर रहे थे कि कुछ एक थीम्स है जहाँ पे कई सारी कंपनीज ऑर्डर विन के चलते फोकस में है। प्रशांत, एक बार EMS पे आप चार्ट चेक देंगे, कैसा दिख रहा है ये काउंटर? कोई ट्रेड यहाँ पे? जी बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी डिप आई है और जो डिप आई है उसमें कोई वॉल्यूम्स नहीं थे, तो कोई यहाँ पे सेलिंग नहीं है, जस्ट एक कंसोलिडेशन है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे 20 दिनों के एवरेज के नजदीक है, तो उसके नीचे यानी 630 के नीचे स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होना चाहिए स्विंग हाई जो है 710, बट ओवरऑल क्योंकि सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 730 तक के लेवल भी कंफर्टेबली दिखा सकता है। सो राइट लेवल टू एंटर, बिल्कुल एंटर किया जा सकता है। तो EMS लिमिटेड यहाँ पे अगर इन्हीं स्तरों के आसपास ओपन मिले तो आप एक बार एंटर ज़रूर कर सकते हैं। ये राय प्रशांत की तरफ से। पर संतोष, क्योंकि आज फार्मा काउंटर्स फोकस में रहेंगे, एक बार आपसे ग्रैन्यूल्स इंडिया पे राय जानना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पे खबर नहीं है, पर कहीं ना कहीं 515 520 के आसपास ठीक तरीके से होल्ड करने में ये सक्षम है। पर क्या ग्रैन्यूल्स इंडिया अच्छा लग रहा है चार्ट पे आपको, और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड? ये सस्ती ग्रेन्यूल्स इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा और पुल बैक मिल जाए 500 रुपए के आसपास, क्योंकि वहीं पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, तो वो एक एंट्री के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। स्ट्रक्चर बुलिश है, थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। अगर पोजिशनल नजरिया है तो बने रहिए। नीचे आप 490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फॉर द टारगेट ऑफ 550 होल्ड कर सकते हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी है सनटेक रियलिटी के नाम से। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 बार का रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। अगर कोई देखना चाहे तो वो भी दिखेगा उसको, एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइएगा तो। और ये वीकली बेसिस पे दिखेगा। बहुत बढ़िया चार्ट है, पैटर्न अच्छा है, चल सकता है शेयर, बढ़िया मूवमेंट भी दे सकता है। 6 महीने में ऑलरेडी 28% ये शेयर चला हुआ भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भी और चलेगा। शेयर हो सकता है 900 तक भी पहुँच जाए। एक बार चेक करवा लेते हैं। रत्नेश सर, आप ज़रा चेक कीजिएगा सनटेक रियलिटी को। जो चल गया है वो तो अपना काम कर चुका है, वो तो अच्छा बेस बना ही चुका है, लेकिन अभी तो और चलेगा ये शेयर। सनटेक रियलिटी में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली थी, उसके बाद में थोड़ा करेक्शन आया, फिर अब कंसोलिडेशन चल रहा है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन के बाद में चल सकता है यहाँ पे। तो जो तेजी इसमें बनेगी थोड़ा सस्टेन करेगी, एक 593 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसमें तेजी बनेगी जो इसको प्रीवियस हाई 616 620 के आसपास तक के लिए लेके जाएगी। तो 593 का वेट कर थोड़ा वो निकले तो फिर तेजी करे 575 का स्टॉप लॉस लगा के
616 और 625 के टारगेट के लिए। गुरांग सर, मैं वापस आईटी कंपनीज पे ही के लिए ही आपके पास वापस आना चाहूँगा। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि नंबर अच्छे आए हैं तो शेयर चलेगा, कहाँ तक जाएगा, मेरा तो है ही नहीं है प्रश्न। नंबर अच्छे हैं तो स्वाभाविक सी बात है शेयर चलेगा ही। मेरा प्रश्न ये है कि नंबर आने के बाद भी क्या इन शेयर में बने रहें, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर्स में ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे थोड़ी भी चीज़ अच्छी आई हैं उसका बेनिफिट 1 से 2 दिन रहा, वापस बैक टू पेविलियन आ गए। इस बार जो आईटी के नंबर्स आ रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस आपको जगा रहे हैं कि इनमें बने रहना चाहिए अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल? देखिए डिम्पी जी, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से लोग आपको ये हिदायत दे रहे थे कि आईटी क्षेत्र से दूर रहे, क्योंकि बजट कट्स हो रहा था, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कटौती हो रही थी। बड़े क्लाइंट्स ऑर्डर जो पहले जिस तरीके से दे रहे थे वहां पर धीमापन था, और आईटी मैनेजमेंट ने जब भी नतीजे दिए थे पिछले 2 सालों में तो अपनी टिप्पणियां भी काफी सीमित दायरे में करी थी। अब की बार जो हमने नतीजे देखे टीसीएस के और एचसीएल टेक के, और हमारे यहाँ पर यानी कि जियोजित में जो मानता रही थी पिछले 2 साल से, हम कह रहे थे कि भाई सुधार होगा, समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आईटी क्षेत्र को पूरा ही परे रख देना चाहिए या दूर रख देना चाहिए, या फिर आपका निवेश है तो वहां से निकाल दीजिए। हालांकि हमने जब लोग दूर रहने की राय दे रहे थे तो हमने जोड़ने की भी राय दी थी जब निचला स्तर था। ये जो नतीजे देखे, हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि दूसरी तिमाही के बाद इस वित्तीय वर्ष में आपको सुधार की गति में और तीव्रता नजर आएगी, और रीरेटिंग की तो बात अभी हो ही रही है, और मैं अनुमान करता हूं कि जो थोड़े बहुत काले बादल छाए हुए थे आईटी क्षेत्र पर नतीजों को लेकर के, वो अब छट रहे धीरे धीरे करके। आईटी स्टॉक्स को लेकर ये व्यू, एक राय जरा आपसे गौरांग सर, अच्छा आप ही दीजिए इस पर राय। वो है वोडाफोन आइडिया का शेयर। खबर ये आई थी कि प्रेफरेंशियल इशू करने जा रही है, ये एरिक्सन को, नोकिया को, 16 रुपए का भाव है। आप जरा ये बताइए सर कि चूंकि बाजार में जब ढेर सारे विकल्प हैं, वोडाफोन आइडिया में उम्मीद के अलावा दूसरी चीज कौन सी है जो आपको सही लग रही है? उम्मीद ही उम्मीद है, हाल फिलहाल तो उम्मीद ही नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से भारी मात्रा में डेट है इनके पास, लेकिन हृदय और मन परिवर्तन हुआ है। ये हमने पहले भी हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर टिप्पणी करी थी वोडाफोन आइडिया को लेकर के। पहले तो परे रहने की, दूर रहने की बात कर रहे थे, और अब 11 रुपए में जब एफपीओ आया था अभिषेक, तो हमने एफपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और उसी एफपीओ को आधार बना करके हमने वोडाफोन आइडिया में भी बने रहने की राय दी है। जिस प्रकार से इन्होंने पूंजी जुटाई है और जिस प्रकार से योजना है आने वाले भविष्य में पूंजी जुटाने की, हमें लग रहा है कि सुधार होने की पूरी संभावना है, लेकिन बहुत समय लगेगा। दूसरी बात, 5G को लेकर के भी अब मैनेजमेंट ने टिप्पणियां दी है कि ये कामकाज शुरू कर देंगे, और अनुमान तो यही है कि शायद सुधार आपको आने वाले साल 2 साल में बेहतरी के लिए दिखाई दे। और अनिवार्य ये भी होगा अभिषेक के हमारे जैसे देश में, भारत देश में सिर्फ 2 कंपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में हो, ये अनिवार्य नहीं है, ड्यूपॉली अनिवार्य नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि परिस्थिति सुधरने के बाद शायद शेयर के दाम में भी आपको सुधार आते हुए दिखेगा। ढेर सारे हैं, उम्मीदें भी ढेर सारी हैं, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आपने तेजी की कॉल कनेक्ट की है वोडाफोन आइडिया में तो उसको होल्ड पर रखिएगा, उसको कट मत कीजिएगा। ये सलाह आपके लिए गौरांग सर की तरफ से। लेकिन चलिए 9 बज गए हैं और 9 के नवरत्न का वक्त भी हो गया है। शरद तैयार है पूरे 9 शेयरों की धमाकेदार लिस्ट लेकर। शरद बताइए फोकस में कौन से शेयर होंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले एचसीएल टेक फोकस में रहेगा, एंड ऑफ कोर्स इसका जो FY25 का गाइडेंस है कंपनी ने मेंटेन किया है, ये जो है स्ट्रीट को जो है बहुत अच्छा लगा है। और नंबर्स देखा जाए तो Q1 नंबर्स जो है रेवेन्यू और मार्जिन्स स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है। ब्रोकरेजेस की भी थोड़ी सी माइनर अपग्रेड्स भी देखने मिली है, स्पेशली जो जेन AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उस पर बाजार का बुलिश नज़रिया लग रहा है सारे आईटी स्टॉक्स पे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू क्रिएटर होता है आगे जाते हुए। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ की बोर्ड की अप्रूवल आ गई है, 700 करोड़ रुपए रेस करेंगे QIP के जरिए। जोमेटो भी फोकस में रहेगा। एक और हाइक आई है आपकी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस में, अब 5 रुपये से बढ़ के अब 6 रुपये हो गई है। स्विगी ने भी संग बढ़ाया है दाम, और याद रखिए जोमेटो ने जो प्राइस बढ़ाया है हर महीने बढ़ा रहे हैं, और पिछले 1 साल में देखा जाए तो ये 3 गुना बढ़ चुका है।
ओवरऑल एबिट मार्जिन कंट्रीब्यूशन में 0.2% बढ़ता है जब भी 1 रुपया बढ़ता है आपका डिलीवरी फीस में। स्टरलाइट टेक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। अब ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इसलिए क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी 6 महीने के लिए लगा दिया कंपनी पे, लगभग 11% का ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। स्मॉल कैप स्पेस में अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे उनकी शॉर्ट लिस्ट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जहाँ पे वो प्रोक्योर करेंगे व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम। GTAD की बात करें तो यहाँ पे जो है बड़ी ऑर्डर आई है लगभग 490 करोड़ रुपए का। अब ये ऑर्डर आया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से। औरोबिंदो फार्मा आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहली शेयर बायबैक वो अनाउंस कर रहे हैं और बोर्ड मीटिंग 18 जुलाई को होल्ड होगी, जहाँ पे वो शेयर बायबैक पे विचार करेंगे। एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो यहाँ पे उनको ANDA अप्रूवल आ गया है US FDA द्वारा, और ये अप्रूवल जो है आपके ब्लड प्रेशर ड्रग के लिए है और एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है स्टॉक के लिए। तो हमने तो आपको बता दिया 8 स्टॉक्स आज टोटली। आज जो है याद रखिए खबर नहीं है, आज सिर्फ हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, और आने वाले दिनों में जो है हम बजट के खबर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बिग बोल्ड ब्रोकरेज में इन्वेस्टिगेट ने रिपोर्ट निकाला है सफारी इंडस्ट्रीज़ पे, इनिशिएट किया बाई के साथ और टारगेट प्राइस रखा 2800 रुपये पर शेयर, यानी कि करंट लेवल से 30% से ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल पे। और उनका कहना है कि इंडस्ट्री की लैंडस्केप जो है बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, मल्टीपल ग्रोथ की जो है लीवर्स देखने मिल रही है, और आगे जाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है कंपनी उसकी फोकस रहने वाली है, और ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया जो है पूरे लगेज इंडस्ट्री में बन रहा है। बट हालांकि उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन प्लेयर्स और D2C प्लेयर्स का भी मार्केट शेयर गेंस हो रहा है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स हैं जो आपके आज रडार में होने चाहिए। अरे तो ये लगेज वाले जो शेयर है ना, काफ़ी टाइम के बाद मतलब चर्चा में आए हैं, कोई खबर आई है और सफारी इंडस्ट्रीज़ को लेकर ये खबर है, इन्वेस्टेक की उस पर रिपोर्ट भी है। यानी 9 के 9 शेयर फोकस में ज़रूर रहेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं एक और एक्सपर्ट हमारी शिवांगी सारदा। शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शिवांगी, आपके शेयर जानेंगे, जरा उसके पहले एक चीज़ बताइए, इरडा के बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, हालांकि अपेक्षाकृत अगर हम देखेंगे तो नई लिस्टेड कंपनी है, क्या इस पर आप व्यू दे पाएंगी? 32 रुपए इश्यू प्राइस था, 300 के ऊपर का हाई बना चुका है ये शेयर, ये नंबर स्ट्रांग है, क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। एंड हम देख रहे हैं कि इरडा जो है, हम अपने ही चैनल में इसको डिस्कस करते आए हैं जब ये 2 डिजिट का स्टॉक था, एंड वहां से हमने देखा है कि स्टॉक एकाएक बढ़ते गई है। स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद भी एक अच्छी फॉलोअप बाइंग थी, एंड वॉल्यूम्स जो है वो भी काफी अच्छी तरह से इंक्रीज होते हुए दिखे हैं पिछले लगभग 2 दिनों से। अगर हम साल भर की बात करें तो स्टॉक ने करीबन 200% के आसपास रिटर्न दिया है, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। थीम वाइज भी अगर हम देखें तो काफी अच्छी तरह से प्ले आउट होगा, एंड 300 तक के लेवल्स के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 275 के एक सपोर्ट के साथ। वहाँ पे आप रखिए नज़र पर। अब शिवांगी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं, वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, आज के स्टॉक पिक्स के लिए मैंने चूज किया है, पहला काउंटर जो रहेगा वो है जोमैटो पे। स्टॉक जो है ये पूरे QSR स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, एंड स्टॉक जो है काफी अच्छी फॉलोअप बाइंग दिखा रहा है। पिछला जो इसका हर्डल हुआ करता था 223 के आसपास का, उसको सरपास करते हुए काफी अच्छी तरह से इसने होल्ड करते हुए दिखा है वीकली बेसिस पे भी। तो यहाँ पे भी एक एक अच्छी वॉल्यूम्स ऐड होते हुए दिख रही है, तो खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट इमीडिएटली 230 तक के टारगेट्स और फिर पोजिशनली 250 के टारगेट्स हमें बनते हुए दिखेंगे 215 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा इंडिगो पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है बड़े ही लंबे टाइम से कंसोलिडेट किया है और उसके बाद अब पूरी तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। वीकली बेसिस पे एक लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बना है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट पे काफी स्मार्ट बाइंग है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 4500 के लिए खरीदारी करें 4250 के एक स्टॉप के साथ। तो इंडिगो और साथ ही जोमैटो यहाँ पे 2 बाय कॉल्स आती हुई शिवांगी की तरफ से। बधवनी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे अब समझना चाहेंगे आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं?
गुड मॉर्निंग। मेरी स्टॉक कॉल्स यहाँ पे जो सबसे पहले है वो यहाँ पे परसिस्टेंट पे बनती है। ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा एक बाइंग एक्शन हमें इस स्पेस में देखने को मिला है। परसिस्टेंट के अंदर अभी भी यहाँ पर जो है वो अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। नीचे से आप बाय करेंगे तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो है वो 5100 तक का बनता है, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है इसमें नीचे की तरफ में, तो 4700 का लेवल जब तक स्टॉक ब्रेक नहीं करता है तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड का जो है वो कंसिस्टेंटली बना रहेगा। दूसरा स्टॉक पिक जो मेरा है वो रेमन के अंदर है। रेमन में अगर हम पिछली सेशन में देखें तो यहाँ पे एक सर्किट में स्टॉक यहाँ पे लॉक हुआ था, 5% का अपवर्ड सर्किट इसमें लग चुका था। आज के सेशन में भी इसमें यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट है तो 2350 तक के आप इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और आपको स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 1995 का लगाना है। तो परसिस्टेंट यहाँ पे अभी भी ध्वनि का भरोसा एक अच्छी तेजी के बाद अभी भी ऊपर के स्तर देख रहे हैं, पर आज सीमेंट काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। कई सारे काउंटर्स पे अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों ही किया है, पर खास तौर से अंबुजा सीमेंट्स इसकी बात करते हैं, कई समय से ब्रोकरेजेस के रेडार पे है। आज मॉर्गन स्टैनली ने भी रेटिंग तो अपग्रेड की ही है, ओवरवेट की रेटिंग और लक्ष्य 775 के दे रहे हैं। एक बार शिवांगी क्विकली अंबुजा सीमेंट्स पे आपसे राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? चार्ट्स पे सपोर्ट लेवल्स के पास है क्या, यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए? जी, पूरे इस पैक की अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर जो है वो है ग्रासिम। तो यहाँ पे मेरी नजर है, अगर हम इस स्पेस की अगर हम बात करें, स्टॉक ने जो है एक पोलन फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में, और अच्छी बाइंग भी देखने को मिल रही है फॉलो अप के साथ। तो यहाँ डेफिनेटली ग्रासिम पे फोकस है। पर आप टेक्निकली अगर अंबुजा सीमेंट स्पेसिफिकली की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेवल्स पे बाइंग जरूर दिख रही है, पर वॉल्यूम्स यहाँ पे कम है, इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि ये स्टॉक 675 के ऊपर होल्ड करते रहे, तब जाके यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होगी। बट डेफिनेटली ग्रासिम इज अ प्रेफर्ड पिक। तो चलिए अंबुजा सीमेंट्स पे तो राय दी ही, पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर जो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज दिख रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऑल टाइम हाई पे है, इस पे भी आप ज़रूर नज़र रखिए। पर चलिए अब अगर हम शुरुआत की तैयारी करते हैं और एक पॉजिटिव ओपनिंग की ही तैयारी कर रहे हैं दोनों ही इंडेक्स। निफ्टी लगभग 85 पॉइंट्स की तेज़ी दिखा रहा है प्री ओपन में, और साथ ही निफ्टी बैंक भी अब फिलहाल अभी हरे निशान में है। डिम्पी, इस गैप अप के बाद क्या कुछ होनी चाहिए रणनीति? देखिए ऑल टाइम हाई तो ज़रूर रहेगा, पर क्या करना चाहिए? क्या कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पे ले या थोड़े डिप्स का वेट करें? देखिए 550 से 650 का पूरा एक बैंड है जो कि रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा, है ना। ये आप देख रहे होंगे तो आप 587 पे खोल रहे हो, एक्चुअली में 500 के ऊपर तो बंद भी करके गए थे। तो जो 90-91 पॉइंट की बढ़त थी वो करीब 85 पॉइंट की बढ़त के तौर पर मिल रही है, लेकिन उसका जो दूसरा छोर है यानी कि बैंक निफ्टी वाला छोर, वहाँ पर आपको गैप बहुत बड़ा नहीं मिल रहा, वो सिर्फ 50 पॉइंट का गैप मिल रहा है, यानी कि निफ्टी से भी कम का गैप है। एथिकली तो उसको कम से कम 250 पॉइंट खुलना चाहिए था, लेकिन खुल सिर्फ 85 पॉइंट रहा है। और दूसरा ये 52,000 के भी बेहद करीब है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी कमज़ोर था। एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसका बड़ा कंटेंडर HDFC, वो भी बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहा, मुश्किल से 80 पैसे की बढ़त है उसके अंदर भी। तो मेरे लिए ऐसा है कि एक इंजन अगर थोड़ा फास्ट भी है बिकॉज ऑफ IT कंपनीज, HCL टेक के नंबर्स भी आए हुए हैं, लेकिन दूसरा इंजन थोड़ा कमज़ोर है, तो इसलिए बाजार कुछ नहीं करेगा। 650 के ऊपर आने के मेरे को चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ पहले 5 मिनट में रिलायंस की स्पीड कितनी और आती है उसको चेक करना है मेरे को, और साथ ही साथ मेरे को ये चेक करना है कि बैंक निफ्टी कितनी स्पीड से नीचे आता है। अगर ये दोनों ही अपना अपना काम कर गया, यानी कि रिलायंस चलता गया और बैंक निफ्टी नीचे आ गया, तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर इन दोनों में कोई डिस्टर्बेंस हुई तब देखते हैं कि क्या बनता है। फिलहाल मेरे लिए पहले 10-15 मिनट के अंदर नो ट्रेड जोन है, किसी तरह का कोई भी सौदा ना ही मैं प्लस के लिए ना ही मैं शॉर्ट के लिए करूंगा। अगर मैं अटेम्प्ट भी करूंगा शॉर्ट की कभी, तो मैं पहले बैंक निफ्टी के साथ करूंगा, निफ्टी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा जब तक IT का फ्लेवर बहुत फास्ट है। आ जाते हैं फटाफट से टॉप गेनर्स पे। आज मार्केट के कौन कौन से गेनर्स हैं स्क्रीन पर जरा वो लेके आइएगा। पहले निफ्टी के टॉप काउंटर्स में से ONGC 1.5%,
अल्ट्राटेक 1.25%, एचसीएल टेक 1.25%, टीसीएस 1.25%, विप्रो 1.25%, ये सब के सब शेयर 1-1.5% आपको ऊपर दिख रहे होंगे। और उसमें से भी 5 में से मैंने पहले लास्ट के जो 3 शेयर बताया आपको आईटी के बताए हैं, और पहले 2 शेयर में से एक ओएनजीसी और दूसरा फिर मैंने एक अल्ट्राटेक सीमेंट आपको बताया था, क्योंकि सीमेंट पे काफ़ी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि सीमेंट अभी आप होल्ड ज़रूर करके रखें, नहीं है तो पोर्टफोलियो में जैसे तैसे करके इसको जगह दें। गौरांग सर भी ऑलरेडी इसके बारे में आपको गाइड कर चुके हैं। आज जो कमज़ोर खुलने वाले हैं पहले टॉप काउंटर्स में से अपोलो हॉस्पिटल, आयशर मोटर, एक्सिस बैंक और साथ ही बजाज फिनसर्व है, लेकिन सब में जो गिरावट है वो आधे % से भी कम की, इसलिए ज़्यादा नोटिस नहीं हो रहा है। सिर्फ बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर आप वैसे चेक करेंगे तो मोर देन करीब 40 शेयर ऐसे हैं जो कि निफ्टी के इस समय बढ़कर खुलने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है जी, 23 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। मैं छोटे मझोले शेयर का टॉप गेनर आपको बता देता हूँ। डी मार्ट खुलेगा नंबर्स के बाद 3% ऊपर, सफारी और इसके अलावा रेमंड्स भी 3% ऊपर खुलेगा। 3-4 दिन से काफ़ी न्यूज़ आ रही है। और जैसे ओएनजीसी चला, लेकिन ऑयल इंडिया कमज़ोर खुल रहा है, 2 से 2.5% नीचे। पावर इंडिया और जीएसडब्ल्यू स्टील भी करीब 0.5% नीचे है। मार्केट खुलने को तैयार हो रहा है। और इस बीच अगर आप देखेंगे 700 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। आज शेयरों की संख्या 1000 भी पार नहीं हुई है और 125 डिक्लाइंस है, इसलिए मेरे को पहली देर में तो कुछ देर में रुकना पड़ेगा। 70 ही पॉइंट, 63 पॉइंट, सब 60 पॉइंट से नीचे हम निफ्टी को देख रहे हैं। और निफ्टी के पास जो बढ़त थी वो पूरी की पूरी धीरे धीरे करके थोड़ी सी कम हुई है। बैंक निफ्टी तो महज सिर्फ 80 पॉइंट ही अभी ऊपर है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं ये चेक करूंगा कि पहले बैंक निफ्टी कितनी स्पीड से नीचे आता है और आईटी और रिलायंस कितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं। ये मेरे लिए नोटिसेबल पॉइंट है पहले 5 मिनट में। इन दोनों में अगर कुछ नहीं होता तो फिर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ऑल टाइम हाई के साथ बाजार ने आज फिर से मार्केट की ओपनिंग की है। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। खैर एनी हाउ, अब हम आ जाते हैं जरा टॉप काउंटर्स पे कि शुरुआत में बढ़त किस किस ने बना ली है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओएनजीसी में एक शुरुआती बढ़त आपको थोड़ी ठीक मिल रही है। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये कुछ एक और शेयर है यहाँ पे शुरुआती बढ़त आपको अच्छी दिख रही होगी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ा रियल एस्टेट के अंदर आपको प्रेशर दिखा है, नहीं तो ज़्यादातर सेक्टर्स इस समय आपको स्क्रीन पर थोड़ा ठीक दिखेंगे। आ जाते हैं कुछ और शेयर पे जो निफ्टी की इतर भी हैं, यानी कि मैं 100 काउंटर्स पे जा रहा हूँ और उसमें अगर आप देखेंगे तो डी मार्ट आपको 3.5% दिखेगा। अंबुजा सीमेंट भी आज ऊपर आ गया है। IRFC और मैरिको ये शेयर्स भी ऊपर है। इन सभी शेयर्स को देखने के बाद मेरा मन में और पक्का हो रहा है कि बाज़ार आज फिर से कंसोलिडेट करने के लिए जा रहा है और इस कंसोलिडेशन का बेनिफिट आपको आज मिला है गैप के तौर पर। जिनको गैप मिला सो मिला, गैप के बाद बाज़ार नहीं चल रहा है ना, ये नोटिस कीजिएगा। इसलिए गैप अलग गेम है, बिना गैप के बाजार का चलना अलग गेम है। हाँ, लेकिन फिर भी लेवल्स की इंपॉर्टेंस है, वो लेवल्स हम आपको लगातार बताते रहते हैं। 700 शेयर खुले थे आज एडवांसेस के साथ, अब इनकी संख्या खुली है 1647, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हुए खुलने के बाद। ये देखते हैं अभी और क्या होता है। इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है और आप वहीं पे ट्रेड ज़्यादा चेक कीजिएगा बजाय बड़े शेयरों के मुकाबले। एक बार आईटी के और सारे दिग्गज आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा और फिर साथ ही साथ जरा आईटी का टोटल इंडेक्स भी दिखा दो आप स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी फायर कीजिए प्रोड्यूसर साहब। स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स, ये टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये चारों तो स्पीड से दिखाओ। ये आप ज़्यादातर शेयर्स को इस समय ऊपर देख पा रहे हैं और आईटी का इंडेक्स भी आज करीब आधे % से जो ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एचसीएल टेक करीब 4% गैप के साथ आपको काम करता हुआ दिख रहा है। मार्केट वहीं का वहीं रुक गया, लेकिन आईटी की जो अपना तेज़ी है वो आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिख रही है। आयरिस लाइफ साइंसेज के अंदर एक ब्लॉक डील लगी है, आप नीचे वो भी देख पा रहे होंगे। करीब 1.5% इक्विटी का हाथ बदला आयरिस के अंदर हुआ है। ये 1.5% जो मैं आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखा रहा था, ये आपको बनता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के मार्केट के अंदर आज इंडाइसेस शांत अवस्था में है, यानी कि साइडवेज हो जाएगा। आईटी का थोड़ा बहुत फ्लेवर है जो एचसीएल टेक के नंबर के साथ मार्केट के अंदर आ रहा है, बट वो सारा गैप के साथ आया है। दूसरा पॉइंट, आप गैप के बाद कितना तेज़ होता है बाजार, इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। मेरी नज़र में 3 शेयर रहेंगे आज बड़े शेयरों में से। फर्स्ट HDFC बैंक कितना वीक होता है, दूसरा रिलायंस कितना स्ट्रांग होता है और निफ्टी बैंक कितना वीक होता है। तो मैंने 3-4 चीज़ अपने लिए नोटिस कर रखी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक सिर्फ 77 पॉइंट से रह गया है और निफ्टी के अंदर भी सिर्फ 68 पॉइंट की बढ़त है। एक चीज़ मैं और नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स 4% ऊपर है। तो इंडिया विक्स हालांकि भी 15 पार नहीं हुआ, जब तक 15 पार नहीं होगा मार्केट के अंदर फियर नहीं आएगा। एक बार 15 पार हो जाएगा तो फिर आप और अच्छे से इसको नोटिस कीजिएगा, तब बाजार में हल्का दबाव आएगा। नहीं तो मैंने आपको कई बार बताया, जब तक हम 24,000 तोड़ेंगे नहीं, बाजार एक स्प्रिंग की तरह है, जैसे नीचे लगाओगे वैसे उतनी तेज ऊपर आएगा। और आपने करके देखा है, एक बार नहीं 3-4 बार करके देखा है।
लेकिन 52,000 एक बार अगर बैंक निफ्टी का टूट गया और 51,800 के भी नीचे चला गया, वो स्प्रिंग ही टूट जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं आएगा, फिर ऊपर आएगा तो बेचने के लिए आएगा। इसलिए बैंक निफ्टी को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा अगले 10 से 15 दिनों में। मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करके दिखाएगा आइदर साइड में। हाँ, हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फिर छोटे मचोले शेयर्स भी आप जरा नोटिस कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम आगे ओपनिंग के ट्रेड लेंगे। तो हीट मैप में आप देख पा रहे होंगे पहले आईटी और सीमेंट का ही दबदबा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ऊपर की जो पूरी लेयर है उसमें आईटी कंपनीज है, एक ओएनजीसी को छोड़ के और एक अल्ट्राटेक सीमेंट को छोड़ के, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी नोटिस करवा दिया था। नीचे टाटा स्टील और एशियन पेंट्स के अंदर गिरावट है। थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट भी ना आप नोटिस कीजिएगा ज़रूर, है ना, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एशियन पेंट फिलहाल 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता है। अब आते हैं जरा ओपनिंग के सौदे पे। ओपनिंग के ट्रेड कैसे हैं और छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है बताने के लिए मेरे दोनों सहयोगी हैं। बिल्कुल, तो बाजार में देखने की शुरुआत सधी हुई है रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद। अब देखने की 24,550 के आसपास निफ्टी है, लेकिन मिड कैप में जोश है और ख़ासतौर से अगर आप स्मॉल कैप काउंटर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी तेज़ी दिखेगी। और जो तेज़ी हमने आपको हाईलाइट करके बताई थी बाजार खुलने से पहले उसकी आपको हम जानकारी दे दें कि वहां पर क्या हो रहा है। आपको हमने सफारी इंडस्ट्रीज़ बताया, इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, 2800 रुपए के टारगेट हैं, शेयर करीब 6-7% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। 5 पैसा कैपिटल के स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। 5 पैसा कैपिटल आप देखेंगे ये शेयर तेजी से चलता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा कुछ शेयर्स कैंटेबल रिटेल हो गया, दीप इंडस्ट्रीज हो गया, यहां पर बड़ी बड़ी तेजी आपको आज दिखाई देगी। भंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, इनलाइन नंबर्स आए थे, वहां पर आपको बढ़िया तेजी भंसाली इंजीनियरिंग के शेयर में भी दिखेगी। लेकिन जेनटेक डिफेंस वाले अगर आप शेयरों को देखेंगे तो यहां पर ये शेयर भी चल रहा है। आईटी में साइंट में अच्छी तेजी है। एक शेयर आमतौर पर हमने उसकी चर्चा करनी बहुत समय पहले छोड़ दी थी क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, कुछ टेंटेड कंपनीज के साथ नाम जुड़े थे, पीसी ज्वेलर्स, लेकिन आप इसको बस ऐसे याद रखिएगा कि ये शेयर ये भी चल रहा है। 72 रुपए का ऊपर का भाव हो गया है। धीरे धीरे करते हैं आज 4% के आसपास की तेजी इस शेयर में भी आपको दिखेगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रेमंड में ठीक ठाक तेजी है, ये शेयर लगातार मोमेंटम में है, 2200 रुपए के ऊपर का भाव हो गया है। तांला प्लेटफॉर्म्स एक और शेयर, इस पर आप फोकस करिएगा, यहां पर अच्छी तेजी है। पेपर स्टॉक्स की जिक्र सृष्टि भी कर रही थी, आज हम देख रहे हैं कि जेके पेपर में फिर से 4% के आसपास की तेजी है। रेलवे काउंटर्स आपको डिम्पी हाईलाइट करके बता रही थी कि क्या करना चाहिए, कितने और चलेंगे। आईआरएफसी के शेयर में आप देखिए ये एक मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी कंपनी है, रेलवे स्पेस में 4% के आसपास की तेजी पर यहां पर शुरुआत हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर आज फ्लेवर ऑफ द मार्केट, चाहे आप लार्ज कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें, आईटी फिर से, एसएल टेक 3% प्लस आज का 4.5%, 2 दिन में करीब करीब 8% के आसपास की तेजी एसएल टेक में हो गई है। और आज फिर से बाजार को हम देख रहे हैं कि यहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। टीसीएस टेक महिंद्रा भी आज भी हरे निशान में ये कारोबार कर रहे हैं शुक्रवार की बड़ी तेजी के बाद। सृष्टि के पास चलेंगे, 9:21 हो गए, फटाफट आपके लिए जानेंगे ओपनिंग के सौदे। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं और सभी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं कि कहां पर है उनकी नज़र। शिवांगी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कौन से हैं आपके ओपनिंग के सौदे? जी, ओपनिंग के लिए मैंने चुना है इंडिया मार्ट। यहाँ पे एक काफी अच्छा बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद लगभग 16 सेशंस के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट और उसके बाद आज स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी देखने को मिल रही है। इसका एक प्रीवियस जो एक हर्डल जंक्चर हुआ करता था अराउंड 2850 के आसपास, वो अब सरपास करके काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो ड्राइव करेंगे इस स्टॉक को। तो नेक्स्ट 3020 के पड़ाव के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 2850 के एक स्टॉक के साथ। इंडिया मार्ट यहाँ पे 3% की तेजी है, इसके बाद भी शिवांगी को पसंद आ रहा है। यहाँ पे आप एक कॉल ले सकते हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? वेल, ओपनिंग के बाद जिस हिसाब से अभी टायर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, मेरा जो व्यू है वो टायर स्टॉक में ही पॉजिटिव साइड का है। स्टॉक का नाम है सीएट लिमिटेड, जो अभी 2700 के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
खरीदारी करके चलने की सलाह है। अगर मैं स्टॉक के फंडा टेक्निकल की बात करूँ तो स्टॉक ऑलरेडी डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है 100 एमए का। आज के दिन में बाउंस बैक भी देखने को मिला है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। सीएट जो 2715 के अराउंड अभी चल रहा है, 2660 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो 2760 का होगा, और वो जैसे ही ब्रेक होता है हमें ऊपरी लेवल पे तकरीबन 2830 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सीएट खरीदारी करके चलिए विद स्ट्रिक्ट एसएलओ 2660। ठीक है, तो सीएट यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जितनी भी टायर कंपनीज हैं उनमें एक अच्छा जोश है। सीएट जो है कुणाल के रडार पे है। अब ध्वनि आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आपके ओपनिंग के सौदे? कुल ओवरऑल जिस हिसाब से सीमेंट पैक में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, इंडिया सीमेंट का स्टॉक जो है वो मेरी रडार पे आ रहा है। इंडिया सीमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन जो है वो बुलिश साइड की स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक पोल की फॉर्मेशन हुई है, जिसके बाद हमने एक साइडवेज फ्लैग देखा और वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसका रीटेस्ट हो चुका है और फर्दर बाइंग एक्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप इसको बाय कीजिए। नीचे स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना रहेगा, तो पोजिशनली ये आपको होल्ड करना है। तो आप नीचे जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आप 295 का रखिए। ऊपर जो टारगेट इसका है तो उसको एक्सटेंशन के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो 320 और फिर 325 तक का टारगेट मिलता है। ठीक है, 320 एंड 325 इंडिया सीमेंट्स, ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स की कॉल जो है आपके सामने है। शिवांगी को पसंद आ रहा है इंडिया मार्ट, ध्वनि की कॉल आती हुई इंडिया सीमेंट पे, और साथ ही कुणाल ने भी बाय रिकमेंडेशन दी है अपने स्टॉक पे। साथ ही सीएट उनको टायर स्पेस में से पसंद ज़रूर आ रहा है। पर इस बीच अगर हम एक बार इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक हालांकि हरे निशान में शुरुआत ज़रूर हुई थी, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि लगभग सपाट हो चुका है निफ्टी बैंक। हालांकि कोई भी बैंकिंग स्टॉक में अभी भारी गिरावट नहीं है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा लाल निशान में ज़रूर फिसला है, पर ध्यान रखिए कुछ एक आईटी काउंटर्स जो हैं थोड़ा सा रीबाउंड ज़रूर हुए हैं। एलटीआई, माइंडट्री और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स जो हैं अभी लाल निशान में हैं। साथ ही अगर हम नतीजों के लिहाज से देखें तो एचडीएफसी लाइफ भी नतीजों के पहले लाल निशान में फिसलता हुआ दिखा है। तो देखते हैं किस तरीके से मूड मोमेंटम होता है। पर अगर हम बात करें फार्मा कंपनीज की तो जी हाँ, एल्केम लैब्स यहाँ पे एक पॉजिटिव खबर ज़रूर थी, 2% की यहाँ पे तेज़ी दिख रही है। औरोबिंदो फार्मा बायबैक की अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे 2.5% की मजबूती है। तो सिलेक्ट फार्मा काउंटर्स जो हैं अच्छी तरीके से रुझान ज़रूर दिखा रहे हैं। पर गौरांग जी, अगर मैं आपसे कुछ सरकारी काउंटर्स पे राय लूँ तो जितनी भी ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनीज हैं उनमें फिर से एक बार मोमेंटम आ रहा है। गौरांग जी, क्या यहाँ पे कुछ चेंज होता हुआ आप देख रहे हैं? खास तौर से ओएनजीसी कई समय से जो है अच्छा मोमेंटम में दिखा रहा है, यहाँ पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? सृष्टि, शायद थोड़ा बहुत अनुमान बजट को लेकर के भी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वहां पर लोगों की नजर है। ओएनजीसी और गेल दोनों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और उसके साथ साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन तीनों पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल यहाँ पे भी खरीदारी की राय है। ओएनजीसी भी पसंद आ रहा है। बजट के लिहाज से भी ये जो काउंटर्स हैं वो फोकस में ज़रूर है। पर तानला प्लेटफॉर्म्स एक काउंटर है जहाँ पे एक पॉजिटिव खबर भी आई थी और उसके बाद हम देख रहे हैं 11% का उछाल जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा रहा है। पर इसके अलावा आरपीजी लाइफ साइंसेज की बात करें तो फार्मा स्पेस से ये भी काफ़ी दिनों बाद जो है अच्छे मोमेंटम है। एक बार कुणाल, आरपीजी लाइफ साइंसेज आप चेक कर पाएंगे, कैसा दिख रहा है यहाँ पे चार्ट्स पे? आरपीजी की बात करते हैं, जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 7-8% अपसाइड के मोमेंटम में 1700 के अराउंड जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी ये स्टॉक में हमें आली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं डेली और वीकली चार्ट की बात करूं तो वहां पे भी फिलहाल एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बस मेरा थोड़ा सा कंसर्न यह है कि अगर ये जो ब्रेकआउट मिला है, अगर इसका कंफर्मेशन मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम
हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि 10-10:30 बजे तक वेट कीजिए। अगर उसके बाद अगर ये 1740 का लेवल ब्रेक होता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम में हमें 1850 से लेके 1900 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है, तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है। लेकिन 10:30 बजे के बाद जो 1740 ब्रेक करता है तो वहां पे हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगा और वहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन भी हम पर्टिकुलर काउंटर से रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अलग अलग स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। मैं आज मेरा जो अपना एनालिसिस है जो हम सुबह सुबह हम आपके सामने रखते हैं वो यही रख रहे हैं कि भाई देखिए बाज़ार के अंदर पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कामकाज होगा। थोड़ी देर में एचसीएल टेक की मैनेजमेंट जुड़ जाएगी तो आप उनसे भी रूबरू होंगे और वो देखेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि एजेंडाइसिस के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। आप ना बहुत स्पेसिफिक रहिएगा। कुछ रेलवे वाली कंपनीज, पेपर स्टॉक्स, जैसे आज सुबह जेके पेपर दिया है हमारे मेहमान ने, संतोष सर ने, ठीक है। आईटी के स्टॉक्स में तो हो गया, एक पीआई इंडस्ट्रीज़ दिया था प्रशांत जी ने सुबह, ठीक है। अब वापस से मेरे साथ जुड़ गए प्रशांत, मार्केट खुलने के बाद कोई ट्रेड आपने ढूंढा है क्या? खुलने के बाद का कोई ट्रेड? जी डिम्पी जी, मुझे यहाँ पे ग्रैन्यूल्स एक बहुत अच्छे लेवल पे नजर आ रहा है, करीबन 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे 500-504 के बीच स्टॉप लॉस के इसको बाय करना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 540, 540 से लेके 550, 550 के आसपास। ठीक है, डन। गुरांग सर भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गुरांग सर, एक शेयर ना हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, एक्चुअली में उसमें फंडामेंटल व्यू पॉइंट अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो था सर कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स का। सर वजह बहुत साफ थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस आर्टिकल में सिर्फ ये बताया गया कि भाई ये जो कंपनीज़ हैं ना वो कवच और इस तरह की एंटी कोलिजन डिवाइसेस कुछ बनाती है। और आपको पता है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर रेलवेज़ को लेकर अगर कोई अच्छी खबर आई है, नहीं आई मेरे को पता नहीं, बट बुरी खबरों का अंबार लगा। तो शायद इस बार के बजट के अंदर इसी पर्टिकुलर थीम को लेकर बहुत काम किया जाएगा। एक बार जरा कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम दिखाइए, 1000 करोड़ से कम की कंपनी है बट बिजनेस काफ़ी अच्छा है। मैंने इसका सारा बिजनेस चेक किया हुआ है। सर आपको लगता है कि ये शेयर ठीक है, ये चल सकता है? 445 रुपये के आसपास का शेयर चल रहा है आज। बुनियादी तौर पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कंपनी सक्षम है और ये पूरा जो रेल दुर्घटना से जुड़ी हुई परिस्थितियां पिछले कुछ महीनों में हुई है डिम्पी, और पहले से भी सरकार के तरफ से और रेल मंत्रालय के तरफ से प्रयास किया गया था कि हर महीने प्रति किलोमीटर में जो कवच के अंदर कवर करना था नेटवर्क, वो हो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जो कामकाज कवच को लेकर के हो रहा था वहां पर भी बहुत धीमी गति थी और दुर्भाग्यपूर्ण ये जो कुछ दुर्घटनाएं हुई है ट्रेनों को लेकर के, अब वो प्रयास जो है कवच के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने की शुरुआत हो गई है। और हम, आपका भी अंदाजा सही है और हमारा भी अंदाजा यही है कि इस बारी जो बजट होगा वहां पर रेलवे क्षेत्र और कवच से जुड़ी हुई कुछ बहुत बड़ी नीतियों में बदलाव होने की पूरी संभावना है। और अगर ऐसा होता है डिम्पी, तो साफ जाहिर है कि जो भी कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है उनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर आ सकते हैं और ऑर्डर फिर परिवर्तन हो गए टॉप लाइन और बॉटम लाइन यानी कि शुद्ध मुनाफे में। तो कंपनी अच्छी है और काम का अच्छा हो रहा है इसका। ओके ठीक है गुरांग सर, हम नोटिस अवेयर है। और मैं सर बताऊं क्या, इस बार ना रेलवे को लेकर मेरे को नहीं पता कि मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या बोला जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि इस बार उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत कुछ बोला जाएगा। ये बात तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि भाई सेफ्टी को लेकर इस बार जरूर बोला जाएगा। और सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी मेरे को इस समय नजर आ रही है वो एक कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स ही है। कर्नेक्स की बात करें, मतलब ये तो मल्टी बैगर भी साबित हुई ये कंपनी, मतलब बहुत सॉलिड कंपनी है। और अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो 3 साल से लगातार लोगों के जो पैसे हैं वो डबल करके दिखाए हैं। 100% के रिटर्न लगातार 3 साल से आए हैं कर्नेक्स में।
तो आई होप कि इस बार का जो एंटी कोलिजन डिवाइसेस है उसको लेकर जो बात निकल के आएगी उसके बाद से शेयर अच्छा हो सकता है। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के आप काम कीजिएगा। हम सिर्फ आपके सामने पॉइंट्स जो नोटिस हो रहे हैं गेस्ट से पूछ के आपके सामने रखते हैं। ट्रेड लेना ना लेना ये आपका निजी फैसला, और अगर आप ले भी रहे हैं तो वित्तीय सलाहकारों को जरूर नोटिस में करवा दें कि भाई ये काम हो रहा है। ठीक जी, गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी आपका और अभिषेक जी का और सृष्टि जी का। जो भी शेयर के बारे में चर्चा करी है और राय दी है हमने आपके सामने, वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपका समय निकाल के हमारे सामने बात रखने के लिए। और मैं फिर से बोलूँगा कि रेलवे काउंटर्स मेरी लिस्ट में हमेशा हैं और आगे भी रहेंगे अभी, क्योंकि मेरे को लगता है एक सेकंड राउंड की तेज़ी रेलवे इसके अंदर फिर आएगी, स्पेशली जो थोड़े डिफेंस वाले हैं, यानी कि रेलवे में भी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। खैर हम आगे बढ़ेंगे, एचसीएल टेक के नंबर्स आ गए, मैनेजमेंट इस बीच हमारे साथ जुड़ने को हैं और बातचीत करने के लिए टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ इस समय जुड़ रही है। आइए उनका करते हैं स्वागत। एचसीएल टेक के नंबर इस बीच आप दिखा दीजिए जब तक हम मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। कंपनी के सीएफओ हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतीक अग्रवाल जी, उनसे करेंगे बातचीत। एक बार जरा नंबर दिखाइए और शेयर का भाव दिखाइए। और इस समय करीब 40% की बढ़त है। ये वो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है जिन्होंने टारगेट को रिवाइज किया है। रेटिंग बीच में लिखी हुई है, रेटिंग पे ज़रा ना ध्यान दीजिए, लक्ष्य पे ज़रा ध्यान दीजिए कि उन्होंने लक्ष्य क्या दिए हैं और अभी का मौजूदा भाव क्या है। न्यूट्रल, बाय, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग ये सिर्फ आपके मूड और माहौल को ठीक करती है, लक्ष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर कंपनी के सीएफओ इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने 18 ऑफ स्वदेश के लिए समय निकाला, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सर। और एक और बधाई आपको नंबर्स की, आपके नंबर्स बहुत अच्छे रहे और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रहे सर। क्या हम Q2 और कुछ और आप आउटलुक दे सकते हैं? यानी कि इस क्वार्टर का तो हमने देखा, स्टडी भी किया, आने वाले क्वार्टर्स को मैं थोड़ा गाइडेंस के तौर पर आपसे जानना चाहता हूं, जो कि आप आउटलुक के तौर पर मेरे को देंगे सर, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। तो जो क्वार्टर निकल गया, जो हमने कल अनाउंस किया, जैसा हमने अनुमान किया था, जैसा हमने फ्लैग ऑफ किया था पिछले क्वार्टर में, तकरीबन उस तरह का ही क्वार्टर रहा। थोड़ा सा बेटर था, हमने -2% बोला था, तो -1.6% इज 40 बेसिस पॉइंट्स बेटर। बट अदरवाइज कोई इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था। थोड़ी जगह कुछ थोड़ा बेटर था, थोड़ी जगह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो हमारी गाइडेंस जो है पूरे साल की 3 to 5% ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी में, वही मेंटेन की है हमने। और जहां तक कि अगले क्वार्टर का सवाल है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये बहुत क्वेश्चन था, तो हमने अपने अभी के अनुमान के हिसाब से वो थोड़ा रीएश्योरेंस दिया है स्ट्रीट को कि बीएफएसआई छोड़ के बाकी सब वर्टिकल्स और बाकी मतलब तीनों ज्योग्राफी में हमें सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए अगले क्वार्टर। बीएफएसआई में ऑब्वियसली जो स्टेट स्ट्रीट वाला जो डीपीओ का काम है हमने डाइवेस्ट कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 80 बेसिस पॉइंट एट अ कंपनी लेवल। तो उसको छोड़ के बाकी सब जगह हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले क्वार्टर में। ठीक है प्रतीक सर, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। दो चीज़ें हैं जहां पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मार्जिन हमने थोड़े सॉफ्ट होते हुए देखे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि जो डील विन है वो थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे सर कि क्या ये टाइमिंग का इशू था या फिर कोई और चीज़ें हैं, पाइपलाइन में कुछ लीकेजेस हैं जिसके चलते ये डील विन्स कम हुई हैं? हमारा डील विन इस बार 2 बिलियन के करीब रहा, 1.96 टू बी प्रिसाइज। जो मतलब ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इट इज ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज है। पिछले क्वार्टर में हमारा 2.3 था, तो उससे थोड़ा सा कम है। अल्टीमेटली आई थिंक देयर वर अ कपल ऑफ डील्स जो हमने सोचा था कि इस क्वार्टर में साइन हो जाएंगी, बट क्लाइंट कभी एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, तो वो अगले क्वार्टर में शिफ्ट हो गई है। तो वो इस क्वार्टर में डेफिनेटली साइन हो जाएंगी वो डील्स। तो
ये टाइमिंग का इशू हमेशा रहता है, कभी थोड़ा पहले भी हो सकता है, कभी ज्यादा देर से हो सकता है, बट ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी विल हैव अ गुड डील विंस ड्यूरिंग द फुल ईयर। हम लोग 10 बिलियन लास्ट 12 मंथ्स में कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उतना चलते रहना चाहिए। ऑलराइट प्रतीक जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए डील विंस के अनाउंसमेंट्स तो हम क्लोजली देखते हैं, पर एक नई अपॉर्चुनिटी जो कि जेन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पर कंपनी की क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे देख रही है कंपनी इस पूरी अपॉर्चुनिटी, इस पूरी स्पेस को, और आने वाले समय में किस तरीके की डील्स हम इस सेगमेंट से उम्मीद करें? जेन एआई पिछले 18 महीने में अगर आप देखें तो इट्स द हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड, राइट? तो आज मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी डील नहीं होगी जो हम बिड जब करते हैं तो किसी ना किसी एंगल से उसमें जेन एआई का एप्लीकेशन तो है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्योर जेन एआई की डील्स का डिस्कशन करें तो हम पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी हमने एक पेज डाला है अपने इन्वेस्टर रिलीज में, जहां पे हमने थोड़ा डिटेल में बताया है कि जो सबसे अच्छी जो हमारी 10 डील्स हैं सिर्फ जेन एआई के ऊपर, उसमें क्या काम कर रहे हैं और किस तरह के क्लाइंट के साथ वो हम काम कर रहे हैं। और हमने उसमें से जो सीवीके ने शुरू में ही 2 डील्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया था, तो वो जो 2 डील्स हैं वो दोनों डील्स अब डबल डिजिट मिलियन डॉलर्स में हैं। तो जो हम पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे थे कि पीओसी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है या पायलट प्रोजेक्ट है, तो कुछ डील्स जो है वो बड़ी होनी शुरू हो गई हैं। 2 डील्स इस बार हमने साइन की जो 10 मिलियन डॉलर से ऊपर है। तो उस तरह ट्रेजेक्ट्री उस सही मायने में सही डायरेक्शन में जा रही है। आई थिंक ये बढ़ता रहेगा हर क्वार्टर धीरे धीरे। ठीक है प्रतीक सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला और आउटलुक भी अपना शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज हम बढ़िया तेज़ी शेयर में देख रहे हैं और शुक्रवार की तेज़ी को जोड़ दे तो बेहतरीन रनअप इसका चल रहा है। हालांकि हमने देखा था कि पिछले इंटरिम बजट की अगर बात करें, ये शेयर इसी भाव के आसपास था, 1600 रुपये के आसपास के भाव थे, वहाँ से करेक्शन आया, 1300 तक शेयर गया, उसके बाद फिर से इसमें बाइंग इमर्ज हुई और फिर से 1600 के भाव को रीगेन किया है, बढ़िया तेजी। एक बार एक और टेक्निकल चेक लेते हैं शिवांगी जी। एचसीएल टेक बताइए, मान लीजिए जो ट्रेल कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, स्टॉप लॉसेस अपने कहां पे लगा के रखें और ये शेयर संकेत क्या दे रहा है, कहां तक जाएगा ये इस रनअप में? जी गैप अप के बाद हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांगली होल्ड करा है 1600 के लेवल्स के ऊपर, एंड पूरे आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा टेलविंड है। स्टॉक जो है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बाद यहाँ लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं। सो इमीडिएट बेसिस पे 1675 एक नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में, एंड सपोर्ट के तौर पे हम 1580 के लेवल्स को ध्यान रख सकते हैं। 1580 रुपए का सपोर्ट है एचसीएल टेक के लिए। और रेलवे का एक शेयर प्रशांत जी आप चेक कीजिए, आईआरएफसी कुछ सत्र से 200 रुपए के लेवल से लगातार इसमें मोमेंटम बढ़िया वाला बना हुआ है, आज 229 का हाई बनाया है। आईआरएफसी इसमें क्या टारगेट देख रहे हैं और क्या बजट के लिहाज से अगर हम ट्रेडिंग की भी सोचें, थोड़े से पोजिशनल ट्रेड लेकर आप टारगेट क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये कंफर्टेबली 235-240 तक जा सकता है, और अभी जिनके पास पोजीशन है वो 214 यानी 215 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते। ठीक है, आईआरएफसी को लेकर ये व्यू। एक शेयर इस पर आप चेक कीजिए कुणाल जी, वो है मैप माई इंडिया, सी इन्फो सिस्टम। बढ़िया मूव आज के सत्र में और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2600 रुपए के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। सी इन्फो सिस्टम यानी मैप माई इंडिया, ये जरा चेक करके बताइए, आज इसमें बढ़िया तेजी पर शुरुआत हुई सी इन्फो सिस्टम में, कहां तक जाएगा शेयर ये?
वेल अभिषेक जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। 2621 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। न्यू टू ऑल टाइम हाई अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक एंटर होगा। एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर मैं मंथली वीकली चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और उसके बेस पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी नई खरीदारी के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो मैं कहूँगा इसको होल्ड करके चलना चाहिए। सबसे पहला लेवल जो है ये स्टॉक दिखा सकता है उसमें 2750 का है, और 2750 अभी से जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपरी लेवल में 3000 से लेके तकरीबन 3380 तक के लेवल हम ये पर्टिकुलर काउंटर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पोजीशन है तो उसको बनाए रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो सी इन्फो सिस्टम्स यहाँ पे आप नज़र रखें। पर इस बीच देखें अगर तो हम इंडिया मार्ट जो है शिवांगी की कॉल थी, यहाँ पे उस समय 3% की तेज़ी थी, अब 4.5% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। और साथ ही सीएट में भी एक अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पे कुणाल की राय ज़रूर हमने आते हुए देखी। पर चलिए इस बीच अब ऑप्शन मार्केट का रुख करते हैं और आइए समझते हैं कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। रुख करेंगे हमारे सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। तो ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ आज की रणनीति बताने के लिए नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताइए कहाँ पे है आपकी कॉल्स? मॉर्निंग सृष्टि, देखिए फोकस लॉन्ग साइड में ही है और जो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो सिप्ला में काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। इसके चलते यहाँ पे एक मोमेंटम टूवर्ड्स 1550 से लेके 1580 तक की रेंज में हम यहाँ पे सिप्ला को जाता हुआ देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 1520 का कॉल ऑप्शन है एट द मनी का, जो लगभग 28-29 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। अपसाइड में टारगेट होंगे 40 रुपीज का पहला टारगेट एंड 48 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस रखना होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है 23 रुपीज का। इसका लॉट साइज 650 का है। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो लगभग 3500 से 3900 की रेंज में रिस्क यहाँ पे निकल के आ रहा है एंड रिवॉर्ड 11,000 से 13,000 की रेंज में यहाँ पे रिवॉर्ड बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो सिप्ला में 1520 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह। ठीक है, तो सिप्ला में 1520 का कॉल ऑप्शन आप लॉन्ग कर सकते हैं। इससे जुड़े टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस भी आपकी स्क्रीन पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आज की रणनीति बताने के लिए। पर इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एफएनओ स्पेस जो है काफ़ी रिस्की है। यहाँ पे 10 में से 9 लोगों को जो है नुकसान ही होता है। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान खास तौर से रखें और सोच कर ही इसमें आप ज़रूर ट्रेड लें। पर चलिए फिर से एक बार मार्केट्स का रुख करते हैं और क्योंकि कुणाल आप कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स पे नज़र ज़रूर दौड़ा रहे थे, एक बार एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे भी राय दीजिए। कई दिनों के बाद जो है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और पिछले 5-10 मिनट में एक अच्छी कैंडल भी बनी है। कैसे देख रहे हैं आप इसे और क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड की राय देंगे आप? डेफिनेटली फ्रेश ट्रेड की राय यहाँ पे बनेगी। 565 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। अगर मैं आली चार्ट की बात करता हूँ, अच्छे खासे लेवल हमें ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे हम जो ऐसे यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 550 का रहेगा। 565 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो पहला टारगेट है 577, 577 का टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है हमें 600 तक के भी लेवल एज ए टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। तो डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदारी करके चलने की सलाह है। और ओपनिंग ट्रेड में हमने C8 दिया था, C8 का पहला टारगेट हमें यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। C8 का यहाँ पे पहला टारगेट अचीव हो गया है, हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था। और साथ ही अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी इन स्तरों पे आप एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। पर क्योंकि आज जो फ्लेवर है वो फार्मा स्पेस का ही है, औरोबिंदो फार्मा में देख ही रहे 3% से ज़्यादा की तेज़ी है। इसके अलावा भी और कुछ काउंटर्स हैं जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। पर इस बीच ग्लेनमार्क फार्मा, एक बार इस पे अगर आप प्रशांत राय दे पाए तो, क्योंकि कई दिनों के बाद जो एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, आर्ली चार्ट पे भी अच्छा ब्रेकआउट है, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए? सृष्टि, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन होने की वजह से मैं अवॉइड करूंगा। तो डेफिनेटली मेरा आउटलुक अच्छा है बट इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, तो मैं इस पे राय नहीं देना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कुणाल, क्या आप एक रिकमेंडेशन दे पाएंगे ग्लेनमार्क फार्मा पे क्या करना चाहिए?
वेल ग्लेनमार्क की इस लेवल में बात कर रहे हैं जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 1400 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में है। पिछले 2-3 दिन का जो हाई है वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल थोड़ा सा बुरा आएगा, नीचे में 1330 का एसएल आएगा। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1400 के अराउंड, सो खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो हिडन टारगेट है वो 1460 का होगा, 1460 होगा। और वो जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 1540 तक के भी लेवल एज अ टारगेट हमें ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 10% तक का भी रिटर्न हमें ग्लेनमार्क में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चले विद द एसएल ऑफ 1330। देखिए मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वैसा हो रहा है जैसे डाटा की कैलकुलेशंस हो रही थी कि बाजार के अंदर गैप तो मिल जाएगा, लेकिन गैप के बाद क्या होगा। और एक और चीज़ मैंने आपको नोटिस कराया था सुबह सुबह कि आज मैं बैंक निफ्टी को पहले ये देखूंगा वो कितनी स्पीड से नीचे आता है। और आप देखिए बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में आ चुका है और एक टाइम के लिए 150 पॉइंट ऊपर हो गया था बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके खिसक गया। और आप निफ्टी देखो जो उसने गैप दिखाया था ना सुबह का, उस गैप को उसने वापस से पार नहीं किया। बस यही चीज़ मेरे को आपको नोटिस करानी थी कि बाज़ार के अंदर रेंज है, ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अभी हुआ नहीं है। जब तक हमको क्लोजिंग 600 650 के ऊपर नहीं मिलती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाज़ार एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5-7 दिनों से अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, ना केवल रेंज का ब्रेकडाउन कर रहा है बल्कि मतलब ब्रेकडाउन कर रहा है, बल्कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन नेगेटिव भी है। एक शेयर को लेकर हमने थोड़ी प्रतिज्ञा सी की हुई है, ठीक है ना प्रशांत जी, आपको बताएं। देखो तो हमने ना प्रतिज्ञा सी की है। प्रतिज्ञा क्या की है मैं आपको बताता हूँ। हमको ना कैंपस एक्टिववेयर को बताते बताते करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गए, शेयर चला नहीं। दिखाओ एक बार ज़रा 10 दिन का चार्ट। और हमने ये बोला कि भाई हम 48 घंटे और देंगे इसको, बस या तो आप चल जाओ या तो फिर हमको फ्री करो, हमको मुक्त करो। भाई साहब हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना हमारे पास इतना वो नहीं है, ना ही हमारे पास इतना धैर्य है, ठीक है सर। आप देखो 297 ये देख लिए इस मंथ का 2 रुपये, पूरे एक महीने में 2 रुपये, है ना। ये भी पता नहीं कैसे हो गए सर। ना चल रहा है ना टूट रहा है। थोड़ा सा कल बोला है तो आज हरे निशान में 2.5-3 रुपये की बढ़त है। ये आज ही आज में 305 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ आज का और कल तक का टाइम है। मंगलवार के बाद मैं इसके बारे में कभी पूछूंगा भी नहीं और कभी भी नहीं पूछूंगा, ऐसा सोच लीजिए, कभी भी नहीं पूछूंगा। अगर इसने 2 दिनों के अंदर रिएक्ट नहीं किया, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि 2 दिन में रिएक्ट कर जाएगा, आज और कल में। ये सॉरी, तो डिम्पी जी इस पे एक बहुत अहम राय में देना चाहूंगा। इसके हम अगर हायर टाइम फ्रेम पे जाए, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो एक ब्रेकडाउन के बाद पहली बार मंथली 20 दिनों के एवरेज पे आया, इसीलिए अटका हुआ है। वो एवरेज कहाँ पे है, तो वो एवरेज है करीबन 310-312 पे। ये नंबर क्रॉस होने पे स्टॉक में मोमेंटम आएगा। फिलहाल क्या करना चाहिए, तो एक रिस्क अभी बड़ी नहीं रखनी चाहिए। हम ऑलमोस्ट 297, 297, 298 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 292, 292, 293 बस इतना ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये लेवल बरकरार है, आप बने रहिए। बट ये स्टॉक जब 310 क्रॉस कर जाए, एक भी क्लोजिंग मिल जाए, तब डेफिनेटली आपको इसमें एग्रेसिवली आना होगा। मुझे लग रहा है वहां से बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज के आसार नजर आएंगे और वो आपको डेली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देंगे। तो मुझे लग रहा है फिलहाल सिर्फ 292, 293 स्टॉप लॉस रखिए। ट्रिगर हो जाए, बाहर हो जाइए, बट 310 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हो जाए, डेफिनेटली इसमें एक पोजिशनल अप्रोच रख के एंटर कीजिए। ठीक है सर, बट हमारे पास इतना समय नहीं है। जो आपने राय दी है उन लोगों के लिए दी है जो ऑलरेडी अभी अभी सुन रहे हैं। हम ऑलरेडी 10 दिन से इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। देखिए सर, मैं एक ट्रेडर की तरह सिस्टम में स्क्रीन पे बैठता हूँ, स्विंग ट्रेडर्स की तरह। एंकर कम मैं एक एनालिस्ट की तरह और एक ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर की तरह बैठता हूँ। मान लो मेरा ही पैसा होता, एग्जाम्पल, दूसरे का तो क्या बोलूँगा मैं, मान लो मेरा ही पैसा होता, तो मैंने इसके अंदर पैसा लगाया ये सोच के कि मेरे को 5-6 दिन में फ्री कर जाएगा, क्योंकि मैं तो स्विंग का ट्रेडर हूँ, मेरे को तो एंटर करना है, स्विंग मिलेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरे को लॉन्ग टर्म वॉन्ग टर्म में कोई कैलकुलेशन नहीं है मेरी इसके अंदर, ठीक है सर। तो मेरे को इसने स्विंग नहीं दिया तो मैं इससे बाहर हो जाऊंगा। अब देखते हैं, आपने जो बात बताई है कि 310 के ऊपर की क्लोजिंग है, अगर 310 कल तक दे देगा तो मैं शायद कैरी करूंगा, अगर 310 नहीं देगा तो मैं कैरी नहीं करूंगा। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो भी हमारे साथ, हमारी ही आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं, उसी के साथ, जिनका अपना गेम है वो अपने हिसाब से ज़रूर रखें बात ध्यान।
ठीक है जी, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी ला दीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो कि मैंने ले लिया या मैं ले रहा हूँ, ये मैं लिया नहीं होता। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैंने लिया है तो उसका मतलब आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मेरे पास अपनी कोई भी शेयर की होल्डिंग कम से कम नहीं है। अब रिलायंस को मैं आपको ज़रा नोटिस कराता हूँ। ये ऑलमोस्ट सिर्फ 4 रुपये की बढ़त के साथ ही रह गया है। HDFC बैंक बकायदा लाल निशान में आ गया। खैर ये तो बड़ा भी नहीं था ज़्यादा। तो मेरी नज़र में जो 2 बड़े कंटेंडर होते हैं ना, उनके अंदर कोई खास प्ले नहीं मिल रहा मेरे को। ये मेरे लिए एक पहला पॉइंट है। दूसरा, मैं थोड़ा वेट करूंगा अभी भी। मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार 52,000 के नीचे वापस टेस्ट मारेगा। देखते हैं कब मारेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगले 15 दिन ना आप बैंक निफ्टी और निफ्टी, खासकर बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मेरे को लगता है 1500 से 2000 पॉइंट तक का मूव मार्केट के अंदर ज़रूर आएगा, अगले 15 दिन में ही आ जाएगा। तो आपको आज सुबह सुबह प्रशांत जी जब आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि हम बजट से बहुत दूर नहीं है, अपनी पोजीशंस को कम रखना। ये बात हम हमेशा कहते हैं और प्रशांत जी की बात को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ कि पोजीशंस को जो भी रखो वो थोड़ा कम रखना, क्योंकि एक बड़ा स्विंग मार्केट के अंदर आएगा, आइदर साइड, या तो नीचे या तो ऊपर, किसी भी तरफ आ सकता है। आगे बढ़ें। मयूरेश जोशी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करेंगे बातचीत। मयूरेश सर, आपको आवाज़ आ रही है? नमस्ते। बिल्कुल डिम्पी जी, आवाज आ रही है, लाउड एंड क्लियर। मयूरेशी आ रही है ना? ओके, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया सर, चेक हो गया। अब जरा आप बजा दीजिए। बिल्कुल, हमें लगता है, आई थिंक जो एक बजट में विकल्प होगा, खास सीरीज का पूरा वाइब। यस सर, बोलिए। पे तो जोर लगने वाला ही है, बट विद इन दो सब सेगमेंट्स, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट एज एन एग्जांपल, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल्स, इस पे भी फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है, आई थिंक ये सारी चीजें ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है, आई थिंक ई मुद्रा एक स्टॉक बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो हिसाब से साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब ने भी एक बहुत बड़ी मुहिम जो अनाउंस की है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स। ही वांट्स टू मेक मुंबई द फिनटेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज रहती हैं, लाइक ई मुद्रा जिसका एक मार्केट शेयर है बहुत बड़ा, जो डिजिटल सर्टिफिकेशन रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, ये बिजनेस जो एंटरप्राइज बिजनेस है, दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस। दूसरा, आई थिंक जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ द फ्यू लिस्टेड प्लेयर्स जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं अवेलेबल डोमेस्टिकली, और एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी इनकी सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। तो आई थिंक ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द एंटायर डिजिटल फैब्रिक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का, ये दोनों पहलू आई थिंक बहुत काम में आने वाले इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। Being a certifying authority as well as providing cyber security, not just to government agencies but private firms as well, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर और बहुत बड़ा मार्केट प्रोबेबली एग्जिस्टिंग है अपनी जंक्चर। सेकंड, जो एबिटा मार्जिन्स का एक ट्रेंड हम मान के चल सकते हैं 30 से 31% के आसपास, ये बरकरार रहेगा। थोड़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखी है 2 वर्षों में, बट दे आर री इन्वेस्टिंग इन लॉट ऑफ अदर मार्केट्स, यूएस मार्केट्स हुए, यूरोपियन मार्केट्स हुए, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हुए, एंड इवन ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट। और ये री इन्वेस्टमेंट्स ऑफ जो प्रोसीड्स आ रहे हैं कैश फ्लोज के हिसाब से, दोज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। थर्ड, आई थिंक फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, कैश रिच बैलेंस शीट है, लगभग 250 करोड़ बैलेंस शीट में कैश के हिसाब से है। वर्किंग कैपिटल डेज आर क्लोज टू 85 to 90 ऑड डेज, जो थोड़े कम हुए हैं फ्रॉम द कमिंग कपल ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। और हमारा उम्मीद है कि जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और इंटरनेशनल ट्रैक्शन बढ़ेगा, दिस कैन बी गॉट अंडर इवन मोर ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है ये मुद्रा एक बहुत इंटरेस्टिंगली स्पेस्ड है in terms of what can come through in the next few quarters इंडिया इनके लिए, गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैब्रिक के लिए, और इसलिए आई थिंक ये स्टॉक आपके नजर में जरूर रहना चाहिए। मैं 18 से 20% के अपसाइड देख रहे हैं। क्लियर डिस्क्लेमर डिपी जी, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से डिस्क्लोजर भी दे दिया और पूरे शेयर के बारे में बता दी। सर मैं आपके ना थोड़ी तारीफ़ करूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने बहुत ही नगीना टाइप शेयर ढूंढ के दिया हमको, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल शेयर है ये सर। मैं वजह आपको बताता हूँ, जो आपने बोला वो तो है ही है, लेकिन जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, मैंने भी इसकी एक शीट खोल के रखी थी, जिससे मैं थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। सर मैंने भी चेक किया कि इसका 30% तो रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका रेवेन्यू BFI सेगमेंट से 21% है, इसका प्राइवेट सेक्टर से 48% है। तो उसका डिपेंडेंस ना अच्छे से बटा हुआ है, एक सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर मैंने ये भी चेक किया कि इंडिया और अब्रॉड का बिजनेस कितना आता है, तो इनका अब्रॉड का बिजनेस 36% है।
तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अभी हम सोच सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है या इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई कंपनी है, शायद स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनी हुई है, ऐसा नहीं है। 21 कंट्री में सॉफ्टवेयर सप्लाईज करते हैं अपनी ये। और मेरे को लगता है जब वित्त मंत्री इस बार डिजिटल क्रांति के बारे में कुछ बोल रही होंगी ना, तो इस कंपनी का रिएक्शन उस समय देखने लायक होगा। ई मुद्रा का स्क्रीन पर दिखाइएगा। ई मुद्रा बढ़िया शेयर चला हुआ है, आगे अच्छा चल सकता है, 18% तक का गेन आपको और मिलेगा। ये सर ने आपके लिए ढूंढ ढांड के रखा है शेयर, बढ़िया डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7 करोड़ का मेरे को डेट दिख रहा है बुक्स में, वो भी वर्किंग कैपिटल से जुड़ा हुआ होगा, बस और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मयूरेश सर, आपने आज समय निकाला और शेयर के बारे में जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ने शुरुआती तेज़ी कहीं ना कहीं गंवाई है, और अगर हम निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वो लाल निशान में भी फिसलता हुआ आपको दिखाई देगा। 24,541, हालांकि इसके इर्द गिर्द ही बाजार घूम रहा है। डिम्पी से जब सुबह चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि अपने रेजिस्टेंस जोन में ही निफ्टी जाकर कारोबार करें, तो देखना होगा कि रेजिस्टेंस का वो क्रॉस करके बाजार आगे बढ़ता है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। आज कुछ कंजम्पशन वाले शेयरों पर दबाव है। हालांकि एक स्पेस है ऑटो, जहां पर हम देखने की तेजी है। ऑटो के अलावा ऑटो अगर हम इंसिलरी की बात करें तो टायर वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, चौतरफा तेजी हो रही है। C8 हो गया, अपोलो टायर हो गया, या फिर MRF को आप चेक कर लीजिए, वो चल रहे हैं। IT में भी मजबूती है। SCL टेक, हालांकि उसके नतीजा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा भी, वहाँ तेजी हो रही है। लेकिन एक राय जरा आपसे कुणाल जी, निफ्टी बैंक पर चाहेंगे, सुस्त है थोड़ा सा, कैसे ट्रेड करें निफ्टी बैंक को? आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? बैंक निफ्टी की बात करें तो नो डाउट पिछले 3-4 दिनों से देखने जाए तो एकदम सुस्त है। 52,250 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन के हाई लो की बात करूं तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं सुस्त लेवल पे ही हमें देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मेरा व्यू अभी जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे बैंक निफ्टी में जो अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है 51,750 का है, 51,750 का है, और इसी एसएल के साथ पोजीशन लॉन्ग करके चलने की सलाह है। अगर ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करता हूं तो 52,800 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। 52,800 जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे लग रहा है कि 53,400 यानी कि नए ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी दिखा सकती है। सो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जो साइडवेज मोमेंटम में है, या निफ्टी जो साइडवेज मोमेंटम में है, बट ऑब्वियसली 23 तारीख को बजट है, उस बजट के लिहाज से फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का ही है। बैंक निफ्टी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू, लेकिन